डोनबास फ्रंट लाइन पर कुछ अचानक टूट गया। पुतिन इसे महसूस कर सकते हैं, चाहे वो इसे स्वीकार न करें। डोनबास के पतन की जो भी समय सीमा पुतिन तय करते हैं वो बीत जाती है। ठीक यही हाल सबसे नई समय सीमा का भी होगा, जिसमें कहा गया है कि 2026 के अंत तक डोनबास रूस के कब्जे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। पुतिन यह जानते हैं। अब वह सिर्फ अपरिहार्य को टाल रहे हैं, हकीकत से छुप रहे हैं। रूस का नेता जिस बात को मानना नहीं चाहता और बिल्कुल नहीं चाहते कि बाकी दुनिया देखे, ये है कि डोनबास पर हमला पहले ही बिखर चुका है। हर दिन 2 बटालियन खत्म की जा रही हैं। रूस की सेना अब ताकतवर नहीं रही, वह बर्बाद हो चुकी है और अपने आखिरी दौर में है। अब वह सिर्फ हमले कर सकती है जब तक हालात बेहद न बिगड़ जाएं और जो होना तय है वह न हो जाए। रूस असफल हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए था। 2026 की शुरुआत में रूस में पुतिन को लगा कि बाजी पूरी तरह उनके हाथ में थी। उस समय शांति वार्ता अभी भी रूसी मांग के इर्द गिर्द घूम रही थी कि यूक्रेन डोनबास को सौंप दे। रूस यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक अभियान भी चला रहा था। इससे पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और जनवरी के अंत तक यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता के 8.5 गीगावाट को नष्ट कर दिया गया था, जो पूरे देश की कुल क्षमता का लगभग आधा था। पुतिन के अनुसार सारी पृष्ठभूमि ठीक से तैयार हो चुकी थी। 2026 वह साल होगा जब डोनबास आखिरकार गिर जाएगा। रूस ने यह सुनिश्चित करने के लिए वसंत और गर्मियों में एक बड़ा आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इसका लक्ष्य डोनेट्स किलेबंदी बेल्ट के 4 शहर थे: कॉन्स्टेंटिनिवका, ध्रुस्किवका, क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क। एक एक कर शहर गिरते जाएंगे। यूक्रेन के सैनिक अपनी ही थकावट के शिकार होंगे। साथ ही पंगु पड़ा पिछला रसद तंत्र जो पुनः आपूर्ति और सैनिकों की अदला बदली को रोकता है। पहले कॉन्स्टेंटिनिवका गिरेगा, फिर बाकी सब। जुलाई 2026 के अंत तक आते आते हकीकत पुतिन की कल्पना से काफी अलग है। वे चारों किलेबंदी वाले शहर अब भी खड़े हैं। रूस ने कॉन्स्टेंटिनिवका पर कब्जे का दावा किया, जिसे पुतिन ने घोषित किया, लेकिन यूक्रेन के जनरलों ने तुरंत खंडन कर दिया। असलियत में रूस बस इतना ही कर पाया कि उसने कुछ सैनिकों को शहर में घुसा दिया। इससे ऐसे ग्रे जोन बन गए हैं जहां किसी का पूरा नियंत्रण नहीं। ये कोई कब्जा नहीं है, बल्कि असफलता को सफलता के रूप में पेश किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW की रूसी टीम प्रमुख कतेरिना स्टेपानेंको कहती हैं, यह घुसपैठ है, आगे बढ़ना नहीं। शायद 1-2 रूसी सैनिकों के समूह शहर में कुछ जगह घुसे हैं। यह मजबूत स्थिति नहीं है। उन्हें अभी भी इसको मजबूत स्थिति में बदलने के लिए काफी समय और संसाधनों की जरूरत है। डोनबास पर वह व्यापक कब्जा जिसे पुतिन ने 2026 में अनिवार्य बताया था, वह अब तक नहीं हुआ है। रूस एक जाल में फंसा है। उसकी सेनाएं मामूली बढ़त के लिए संघर्ष कर रही हैं और हजारों सैनिक खो रही हैं। हर दिन पूरी बटालियनें और उससे भी ज्यादा खत्म हो रही हैं। अब तक न गिरे शहर भी एक जैसी चुनौती देते हैं: विनाशकारी शहरी लड़ाइयां और ड्रोन से भरी रक्षा व्यवस्था। रूसी जनशक्ति की इतनी बड़ी मांग है कि पुतिन ने अपनी सेना को जिस लड़ाई में झोंक दिया है, उसमें रूस की थकी हुई सेना शायद ही टिक पाए। ये पुतिन की डोनबास की तबाही है। रूस की अग्रिम पंक्ति टूट रही है और हम इसे हताहतों की संख्या से देख सकते हैं। पुतिन को ये सब पहले ही समझ लेना चाहिए था। उन्होंने नहीं समझा, और ये सिर्फ अहंकार की वजह से नहीं था, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए था। पोक्रोविस्क पर कब्जा करने के लिए रूस के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान ने पुतिन को वह सब कुछ बता दिया जो उन्हें ये समझने के लिए चाहिए था कि लेबंदी पट्टी के लिए उनकी योजना क्यों बुरी तरह असफल हो जाएगी। रूस ने पोक्रोवस्क के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, हालांकि वहां लड़ाई जारी है। इस शहर पर कब्जा करने में रूस को वर्षों लगे, जबकि ये शहर अहम होने के बावजूद उन 4 किलेबंदी पट्टी की बस्तियों से कहीं छोटा है जो अब रूस के रास्ते में खड़ी है। सटीक हताहतों की संख्या जानना मुश्किल है। हालांकि सैन्य विश्लेषक और पूर्व अमेरिकी नेवी सील चक फेरार का अनुमान है कि उस शहर को हासिल करने में रूस को लगभग 2,50,000 सैनिक गंवाने पड़े। यही पुतिन का बड़ा संकेत था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब रूस की डोनेट्स्क समस्या साफ है। रूसी सेनाओं के सामने 4 शहर है जो पोक्रोव्स्क से बड़े, खतरनाक और बेहतर किलेबंद है। पोक्रोव्स्क और किलेबंदी पट्टी के बीच जमीन पर भी यही लागू होता है। रूस के पोक्रोव्स्क पर जल्दी कब्जा न कर पाने से यूक्रेन को शहर के पीछे किलेबंदी बनाने का समय मिला, जिन्हें पार करना रूस की सेनाओं के लिए अभी भी जरूरी है ताकि वे किलेबंदी पट्टी के मोर्चे तक पहुंचने का मौका पा सके। फेरारा का अनुमान है कि इन 4 किलेबंदी वाले शहरों में से हर एक के लिए 2 लाख हताहत हो सकते हैं। यह एक बहुत ही सतर्क अनुमान है। ये कहीं ज्यादा संभव है कि पुतिन डोनेट्स्क और उसके साथ साथ डोनबास पर दावा करने से पहले रूस के और 10 लाख सैनिक गवा देंगे। रूस इन नुकसानों से नहीं बच सकता क्योंकि वह हर तरफ से हमला नहीं कर सकता। हर शहर से अलग अलग निपटना होगा। सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनिवका। पोक्रोव्स्क के पीछे जो हमने देखा
वही बाकी 3 शहरों में भी हो रहा है जब तक कॉन्स्टेंटिनोवका टिका रहता है और रूस को इस प्रक्रिया में दसियों हजार सैनिकों की कीमत चुकानी पड़ती है। यूक्रेन अगला शहर और फिर अगला शहर तैयार कर रहा है। डोनबास में एक विशाल मांस की चक्की बन गई है और पुतिन सैनिकों को जैसे कत्ल के लिए मवेशी झोंक रहे हैं। रूस डोनेट्स्क हमले में रोज 2 बटालियन गंवा रहा है कम से कम। यूके नेशनल आर्मी म्यूजियम के अनुसार एक बटालियन में 500-1000 सैनिक होते हैं। किसी भी रोजाना रूसी हताहत आंकड़े देखकर पुतिन की डोनबास की समस्या समझी जा सकती है। आइए 30 जुलाई से पहले के 24 घंटों को देखें। रूस ने एक ही दिन में 1360 सैनिक खो दिए, जो संख्या के हिसाब से 1.5 से लेकर लगभग 3 बटालियन तक हो सकता है। आइए दायरा और बड़ा करें। जून रूस के लिए एक भयानक महीना था। 2026 में यह नुकसान के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा, क्योंकि यूक्रेन ने इस महीने के दौरान रूस को 39,490 हताहत किए। इस आंकड़े को 30 से विभाजित करने पर औसतन 1,316 हताहत प्रतिदिन होते हैं। डोनबास में रोजाना लगभग 2 बटालियन खोना रूस के लिए सामान्य है। डोनबास अभियान के लिए यह मानक संचालन प्रक्रिया है, जो एक आपदा से दूसरी आपदा की ओर लड़खड़ाता जा रहा है। डोनेट्स्क में वसंतकालीन हमला नाकाम रहा। उस मौसम के अंत तक, जिसमें कम से कम किलेबंदी क्षेत्र का कुछ हिस्सा हासिल होना था, रूस की सेनाएं मुश्किल से कोई प्रगति कर पाई थी। वे पीछे हट रही थी। यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों जैसे द्नीप्रोपेट्रोव्स्क और जापोरिजिया में, जहां यूक्रेन के जवाबी हमलों से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर इलाका मुक्त हुआ था। इवान तिमोचको, यूक्रेन जमीनी सेना रिजर्विस्ट काउंसिल के प्रमुख, कहते हैं, वे कह रहे थे कि पुतिन सब दांव पर लगा रहे हैं। डोनेट्स्क छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रूसी रक्षा पंक्ति को भेद देंगे और कीव तक पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? एक असफल वसंत अभियान। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम गर्मी के अभियान में लगभग 2 महीने आगे बढ़ चुके हैं और हमें पता है कि अगस्त के अंत में भी हमें वही संदेश देना पड़ेगा। जैसे उनका वसंत अभियान असफल हुआ, वैसे ही पुतिन का डोनबास में गर्मी का अभियान भी असफल होगा। आखिरकार इन संयुक्त अभियानों ने, साथ ही 2026 के पहले 2 महीनों ने अब तक रूस को ज्यादा कुछ नहीं दिया है। ISW ने 22 जुलाई की रूस के आक्रामक अभियान की समीक्षा में यह बताया। उस समय तक ISW ने आकलन किया कि 2026 में रूसी बलों ने यूक्रेन के केवल 81.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही शुद्ध रूप से कब्जा किया था। हम यहाँ कोई गलती नहीं कर रहे हैं। 81.1 वर्ग किलोमीटर। एक यूक्रेनी जवाबी हमला जिसने 626.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस ले लिया, ने इस संख्या को काफी हद तक कम कर दिया है। अगर इसे हटा दे तो रूस को उस आक्रामक अभियान से सिर्फ 700 वर्ग किलोमीटर मिला, जिसे डोनबास दिलाने वाला माना गया था। यह काफी दयनीय है। ये साफ दिखाता है कि पुतिन की सेना आखिरी दौर में है। ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब डोनेट्स्क में पुराने रूसी अभियानों और आज की स्थिति की तुलना में मिल सकता है। युद्ध के शुरुआती वर्षों में रूस ने यहाँ काफी सफलता पाई थी। पुतिन की सेनाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि बाखमुत पर कब्जा थी। बेशक वह लड़ाई बहुत खूनी थी, जिसमें पुतिन को हजारों सैनिकों की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन रूस अपनी पूरी मशीनी ताकत के साथ उस लड़ाई में उतर सका। और उस समय यूक्रेन ने अभी तक वह ड्रोन आधारित किल जोन रणनीति विकसित नहीं की थी जो हम आज देखते हैं। अब रूस बाखमुत से बड़े शहरों में घुसने की कोशिश कर रहा है। स्थिति अब बहुत अलग है। ये सिर्फ FPV ड्रोन नहीं है जो हजारों सैनिकों को मार रहे हैं, अक्सर मोर्चे तक पहुंचने से पहले। यूक्रेन रूसी रसद के खिलाफ पीछे के इलाकों में अभियान चला रहा है। मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन की नई पीढ़ी की मदद से यूक्रेन ने डोनेट्स्क पर रूस की चढ़ाई को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। पुतिन की सेनाओं ने बाखमुत पर हमला किया और पोक्रोव्स्क के खिलाफ अभियान के ज्यादातर हिस्से में भी सैनिकों को ईंधन की समस्या नहीं थी। उनके पास बख्तरबंद वाहन थे और वे उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही उनके पास ऐसे वाहन भी थे जो सैनिकों और आपूर्ति को मोर्चे पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। अब रूस को इस बात से जूझना पड़ रहा है कि उसकी शीर्ष 10 रिफाइनरियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है और फेरार के मुताबिक इनका संयुक्त ईंधन उत्पादन 65% घट गया है। इन चीजों का युद्ध में बड़ा असर होता है। पहले सैनिक गाड़ियों से जाते थे, अब पैदल चलने से वे ड्रोन का आसान निशाना बनते हैं। रूस अब बड़े पैमाने पर मशीनी हमले नहीं कर सकता, इसलिए उसे ऐसे घुसपैठियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो ग्रे जोन बनाते हैं, जिससे उसकी बढ़त पहले से काफी धीमी हो गई है। और जब उस सब के ऊपर हर दिन 2 बटालियनें और तबाह हो रही हों, तो आपको वही मिलता है जो हम अब डोनेट्स्क और पूरे डोनबास क्षेत्र में देख रहे हैं। रूस के हमले का पूरी तरह से ढह जाना। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है डोनबास में रूसी सेना का दम तोड़ना। लेकिन रूस के लिए सबसे बुरी बात यह है कि पुतिन को तो ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। यह अजीब है कि रूस के नेता ऐसे झूठे दावे करते हैं, जैसे यह कहना कि कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा कर लिया गया है, जिन्हें तुरंत गलत साबित किया जा सकता है। पुतिन ऐसे दावे सिर्फ झूठी ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक वजह है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि उसकी वजह क्या है, लेकिन पहले ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। यही वो जानकारी है जो आप देखना चाहते हैं।
यह सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोजाना की कोई भी वीडियो आप मिस न करें। तो पुतिन को डोनबास को लेकर घबराहट हो रही होगी, है ना? वह देख सकते हैं कि उनकी कोई भी डेडलाइन पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। और शायद पुतिन इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता है कि ये चीजें अभी रूस के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा संभावना है कि उन्हें असल में यह अंदाजा ही नहीं है कि उनकी डोनबास की आक्रामक कार्रवाई कितनी बुरी तरह से नाकाम रही है। क्यों? पुतिन जब प्रगति मांगते हैं तो उनके जनरल सच्चाई छुपाने के लिए आपस में सहमत हो जाते हैं। आखिरकार अगर उन्हें ही पुतिन से जाकर कहना पड़े कि सर, तो उनकी गर्दन खतरे में है। कॉन्स्टेंटिनियवका अभी तक नहीं गिरा है, हम उसे लेने के करीब भी नहीं है और रक्षात्मक किलेबंदी की पूरी पट्टी में मुश्किल से सेंध लगाई है। कहते हैं कि संदेशवाहक को मत मारो, लेकिन यह नहीं कहते कि उस संदेशवाहक के साथ खुली खिड़की से कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा न हो जाए। पुतिन ने जितना ज्यादा हो सके सत्ता को अपने पास केंद्रित करने के लिए अपने चारों ओर चापलूसों और झूठों को इकट्ठा कर लिया है। उनके शीर्ष जनरल युद्ध जीतना अपना काम नहीं मानते, वे सिर्फ पुतिन को खुश करने के लिए हैं। और जब पुतिन डोनेट्स के बारे में पूछते हैं तो उन्हें खुश करने का मतलब है उनसे झूठ बोलना। ऐसा कहने वाले सिर्फ हम नहीं हैं। जून की एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल टाइम्स ने क्रेमलिन के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी। दोनों ने कहा कि पुतिन यूक्रेन में रूस की प्रगति और तकनीकी उपलब्धियों को लेकर भ्रमित है क्योंकि उनके अधिकारी उनसे झूठ बोलते हैं। रूसी सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पुतिन के चारों ओर फैले भ्रम के मुख्य वास्तुकार हैं। पुतिन उन पर इतना भरोसा करते हैं कि दिन में 3 बार गेरासिमोव से ब्रीफिंग लेते हैं। एक पूर्व क्रेमलिन अधिकारी के अनुसार पुतिन सेना के प्रभाव में है, जो उन्हें बहुत अच्छे से बहकाते हैं। वह ये समझते हैं, लेकिन फिर भी उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें ऐसा करने देते हैं। इसी भ्रम के कारण पुतिन अजीब दावे करते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटिनिवका से जुड़े या रूसी सैनिकों को स्टार लिंक तक पहुंच खोने की चिंता न करने की बात। रूस के पास एक समकक्ष है जो कुछ मामलों में शायद उससे भी बेहतर है। वह समकक्ष राजश्वेत सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट लगता है। परियोजना ने मार्च 2026 में 16 सैटेलाइट लॉन्च किए, लेकिन अब तक चालू नहीं हुई। स्टारलिंक के 10,200 से अधिक सैटेलाइट है। राजश्वेत की स्टारलिंक से तुलना किस दुनिया में हो सकती है? पुतिन की दुनिया में, और सिर्फ पुतिन की दुनिया में। शायद इसलिए कि उनके चमचों ने उन्हें बताया है कि राजश्वेत स्टारलिंक जितना अच्छा होने वाला है, और यही पुतिन की बड़ी समस्या है। डॉनबास को लेकर उनकी घोषणाओं के बावजूद उन्हें असल में नहीं पता कि रूस के मोर्चे पर क्या हो रहा है। इसी कारण पुतिन रूस की ताकत और यूक्रेन में जीत की संभावनाएं बढ़ाकर बताते हैं। वे कहते हैं कि वे कई स्रोतों से जानकारी देखते हैं, जिसमें रूस का सैन्य ब्लॉगिंग समुदाय शामिल है। पुतिन केवल अपने सबसे नजदीकी लोगों की सुनते हैं। शायद वे नहीं जिन पर वह भरोसा करते हैं, बल्कि वे जिन्हें वह नियंत्रित कर सकते हैं और जो वही बताएंगे जो वे सुनना चाहते हैं, जैसे गेरासिमोव। जैसे जैसे वह अपनी भ्रांति में डूबता है, रूसी सेना मोर्चे से आगे भी बिखर रही है। पुतिन की युद्ध मशीन यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों के लंबी दूरी के हमलों से अंदर से कमजोर हो रही है। रूस की तेल रिफाइनरियों और डोनेट्स्क मोर्चे पर ईंधन की समस्या का उल्लेख किया गया था। ये समस्या युद्ध के मैदान के सिर्फ एक क्षेत्र से कहीं आगे तक जाती है। रूस के भीतर और पूरे मोर्चे पर ईंधन की कमी है, क्योंकि यूक्रेन रूसी ऊर्जा ढांचे को पंगु बना रहा है। सीमा क्षेत्रों से लेकर साइबेरिया के अमस्क तक रिफाइनरियों पर हमले हो रहे हैं। उस हमले के लिए यूक्रेन के ड्रोन ने 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की थी, जो हमें दिखाता है कि अब यूक्रेन ऐसी स्थिति में है जहां वो रूस में लगभग किसी भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनकर हमला कर सकता है। यूक्रेन नियमित रूप से तेल डिपो पर भी हमला करता है, जिससे ईंधन के परिवहन को रोका जा रहा है। वह कब्जे वाले इलाकों में ईंधन ट्रकों और अजोव व काला सागर की शैडो फ्लीट पर हमले कर क्रीमिया को अलग थलग कर रहा है। 9 जुलाई को प्रावदा ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने रूस की लगभग 40% रिफाइनिंग क्षमता नष्ट की, जिसमें फेरार द्वारा बताई गई शीर्ष 10 सहित अन्य रिफाइनरियां भी शामिल है। यूक्रेन ने रूस के अंदर ही लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया है, जैसा कि हमने वाइल्ड बेरीज पर उसके हमलों से देखा है। 30 जुलाई तक यूएनएन रिपोर्ट के अनुसार उस कंपनी के 15% से अधिक गोदाम नष्ट हो गए हैं। ये यूक्रेन का रूसी जनता को दर्द देने और पुतिन के सैनिकों को सैन्य उपकरण और ड्रोन बेचने वाली कंपनी से बदला लेने का तरीका है। रूस में हर जगह गुस्सा है। लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं क्योंकि वे ईंधन नहीं खरीद सकते। तो सोचिए मोर्चे पर कितना तनाव होगा। और यूक्रेन के रसद नाकेबंदी अभियान की तस्वीरें, जिसमें उसने रूस के काफिलों पर मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन बरसाए हैं, हमें दिखाती हैं कि अब रूस की अग्रिम पंक्ति की सेनाएं इतनी खराब तरीके से सुसज्जित क्यों हैं। ईंधन, खाना और उपकरण जहां पहुंचने चाहिए उससे कई किलोमीटर पहले ही नष्ट हो रहे हैं, जिससे लड़ाई मुश्किल हो गई है। ये सारी समस्याएं रूस पर एक साथ आई हैं। 2026 की शुरुआत में डोनबास में पुतिन की बढ़त अब खत्म हो चुकी है। लागतें तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे अरबों डॉलर खर्च हों या डोनेट्स्क में खून बह रहा हो। रूस की हानियां इतनी बढ़ गई है कि हर महीने भर्ती
27,000 स्वयंसेवक भी इन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। यूक्रेन अब और कुशल हो गया है। वह हर महीने 5 लाख FPV स्ट्राइक ड्रोन बनाकर लाखों ड्रोन तैयार कर रहा है। ड्रोन की बढ़ोतरी के कारण रूस को हर यूक्रेनी हताहत पर 8 हताहत झेलने पड़ते हैं, जैसा सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने बताया। सबसे साफ बात है, पुतिन को बदलाव करना होगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। उन्होंने भले ही अपने चारों ओर झूठी हकीकत बना ली हो, रूस के नेता जानते हैं कि डोनबास में कुछ गड़बड़ है। अब वो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिम यूक्रेन का समर्थन करना बंद कर दे या यूक्रेन अपनी रणनीति में कोई बुनियादी बदलाव करे, जिससे वो इतनी बड़ी संख्या में रूसी हमलों को नाकाम कर रहा है। इनमें से कोई भी संभावना ज्यादा मुमकिन नहीं लगती। पुतिन अपने कमांडरों के साथ मिलकर बदलाव लाने के बजाय अपने बनाए भ्रष्ट सिस्टम को बदलने से इनकार करते हैं, क्योंकि वही सिस्टम अब तक उनके लिए फायदेमंद रहा है। फिर भी रूस की सेना की नाकामी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही ऐसा लगता हो कि पुतिन बहुत कम जानते हैं, वे इतना तो जरूर जानते हैं कि जिस अभियान के बारे में उन्होंने कहा था कि वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, वह अब लगभग आधा दशक खिंच चुका है और इससे वे खतरे में हैं। अब नीति की जगह सनक आ गई है। रूस के नेता बंकरों में छुपकर रहते हैं, उन लोगों से दूर जो डोनेट्स्क व अन्य जगहों पर नाकामियों के लिए उन्हें हटाना चाहते हैं। 2026 में पुतिन ने FSB को ज्यादा शक्तियां दी, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ गई है। पुतिन के साथ काम करने वाले लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और सिर्फ बिना इंटरनेट वाले फ़ोन चला सकते हैं। CNN के मुताबिक पुतिन से मिलने वालों की सुरक्षा जांच 2 बार होती है। पुतिन खुद बनाई तबाही से खुद को अलग थलग कर रहे हैं। डोनबास में हो रही घटनाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि हालात और बिगड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति पुतिन तक सच नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह सुरक्षा परतें पार नहीं कर सकता। पुतिन के गुंडों को जैसे ही लगेगा कि वे कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिससे उस आदमी को बुरा लग सकता है जो हकीकत देखना नहीं चाहता, उन्हें वही रोक दिया जाएगा। जहां तक डोनेट्स्क की बात है, यह क्षेत्र 2026 के अंत तक या 2027 या 2028 के अंत तक भी पुतिन के प्रभाव में नहीं आने वाला है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सेनाओं को डोनेट्स्क पर कब्जा करने में रूस की मौजूदा रफ्तार से करीब 14 साल लगेंगे, और अगर ये उस हमले के पूरी तरह विफल होने का संकेत नहीं है जिसे शुरू में अगस्त के अंत तक डोनबास पुतिन के हाथ में सौंपने के लिए शुरू किया गया था, तो फिर और क्या हो सकता है हमें नहीं पता। पुतिन का तथाकथित विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन में बर्बर, क्रूर और घातक रहा है। यह तो स्पष्ट है कि यूक्रेन के लिए, लेकिन साथ ही रूस की जनता के लिए भी। सोवियत युग की उन रणनीतियों से आगे बढ़ने में असमर्थ, जहां सैनिकों को बस तोप का चारा समझा जाता है जिसे बड़े हित के लिए बलिदान किया जा सकता है। रूस ने अब तक 1.44 मिलियन से ज्यादा सैनिक गंवा चुका है और संख्या बढ़ रही है। संभावना है कि 2026 के अंत तक यह संख्या 1.5 मिलियन पार कर जाएगी। पुतिन के युद्ध ने रूस पर बहुत बड़ा असर डाला है। अब पुतिन ऐसी योजना बना रहे हैं जो देश को तबाह कर देगी। एक ऐसी काली कुर्बानी की योजना बन रही है जिसे देखकर स्टालिन भी नजरें फेर ले। 5 लाख रूसियों को अभी अभी चेतावनी दी गई है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे भयानक कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। 27 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस जबरन 5 लाख तक सैनिकों की भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। ये सब भी सिर्फ इसलिए ताकि पुतिन उस युद्ध को जारी रख सके जो 2022 में तय किए गए अपने हर लक्ष्य को हासिल करने में पहले ही नाकाम हो चुका है। यह एक ऐसी लामबंदी है जो अब तक इस संघर्ष के दौरान नहीं देखी गई थी। जैसे पुतिन अपने लोगों को यह बताने की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें यूक्रेन को अधीन करने के उनके सपने को सच करने के लिए अब तक किए गए बलिदानों से भी ज्यादा कुर्बानी देनी होगी। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है और वो एक ऐसी लामबंदी को अंजाम देने के लिए कदम उठा रहे हैं जिसे वो जितना हो सके गुप्त रख सके, ताकि अपने ही लोगों के गुस्से से बच सके। जेलेंस्की ने कहा, अगर हम रसद, हथियार, पेट्रोल, डीजल में रुकावट नहीं डालते और साझेदार पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाते तो वह अक्टूबर की शुरुआत में ऐसा करेगा। वह महीना खास है, पुतिन उसे खास वजह से चुनते हैं। 18 से 20 सितंबर के बीच रूस पुतिन के आक्रमण के बाद पहली बार राज्य ड्यूमा चुनाव कराएगा। नए यूरेशियन स्ट्रेटेजी सेंटर के अनुसार 450 प्रतिनिधि पार्टी सूचियों और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। रूस इन चुनावों का इस्तेमाल यूक्रेनी क्षेत्र पर अपने कथित कब्जे को दिखाने के मौके के तौर पर भी कर रहा है, जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है। मतदान 11 एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में होगा, जिन्हें रूस ने कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के लोगों को रूसी संसदीय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर करने की खुली कोशिश में बनाया है। हालांकि ये चुनाव ताकत का संकेत देने के लिए है, लेकिन ये पुतिन के लिए एक जोखिम भी पैदा करते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से वह हमेशा एक स्वतंत्र उम्मीदवार रहे हैं। पुतिन लंबे समय से रूस की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी से जुड़े रहे हैं। आगामी चुनावों में पार्टी करीब 2 दशक बाद पहली बार पुतिन के साथ खुलकर प्रचार कर रही है।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन भी अपनी पसंद स्पष्ट कर रहे हैं। वह सितंबर में यूनाइटेड रशिया के लिए अच्छा परिणाम चाहेंगे। चुनावों से पहले जबरन भर्ती पुतिन के लिए राजनीतिक संकट ला सकती है, इसलिए वह अक्टूबर तक रुकेंगे। जब यूनाइटेड रशिया को मनचाहे नतीजे मिलेंगे तब वे और अनिच्छुक रूसियों को यूक्रेन की ड्रोनों से भरी अग्रिम पंक्ति में जबरन भेजेंगे। पुतिन कुछ समय से जबरन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी 2026 में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि 2025 के अंत में पारित कानून ने रूस के रक्षा मंत्रालय को 2 मिलियन की रिजर्व सेना बुलाने की अनुमति दी है। आउटलेट के अनुसार भर्ती कार्यालयों में रिजर्विस्टों पर लामबंदी लागू की गई है। इस नए कानून की मुख्य बात यह है कि ये रूस द्वारा रिजर्विस्टों के इस्तेमाल के तरीके को बदल देता है। क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से रिजर्विस्ट सिर्फ रूस में अहम ढांचों की सुरक्षा में लगे हैं। इसका सत्यापित करना कठिन है। अब फर्क नहीं पड़ता। 2025 का कानून इन रिजर्विस्टों को यूक्रेन भेजने का रास्ता खोलता है, अगर पुतिन इसे जरूरी समझे। सैन्य लामबंदी के लिए एक आधार तैयार कर दिया गया है। आज की बात करें तो जेलेंस्की के आने वाली लामबंदी के दावों को अन्य उठाए जा रहे कदमों से भी समर्थन मिल रहा है। 27 जुलाई को मिलिटार्नी ने बताया कि पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को नागरिक रजिस्टर के डेटा तक सैन्य पंजीकरण के लिए पहुंच दी है। क्रेमलिन फिर से अपनी गतिविधि छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसका दावा है कि ये कदम सैन्य कर्मियों व उनके परिवारों की सहायता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है। रूस के नागरिक स्थिति अधिनियम के अनुच्छेद 13 में संशोधन किए गए हैं, जिससे रक्षा मंत्रालय को नागरिक रजिस्टर से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। मिलिटार्नी का कहना है कि सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निर्धारित सामाजिक गारंटी और मुआवजा तुरंत प्रदान किया जा सके, लेकिन इसके पीछे एक पेच छुपा हुआ है। अब मंत्रालय जिन डेटा तक पहुंच सकता है उनका उपयोग सैन्य पंजीकरण के उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। क्रेमलिन ने रक्षा मंत्रालय और रूस की नेशनल गार्ड को नागरिक डेटाबेस तक पहुंच दी है, जिससे वे जबरन भर्ती से पहले रिजर्विस्ट्स को ढूंढ सकते हैं। रूस में नई लामबंदी की लहर के संकेत मिल रहे हैं। कानून में बदलाव से पहले रूस के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर लामबंदी की तैयारी के लिए प्रशिक्षण सत्र शुरू किए थे। पहला सत्र वोल्गोग्राद में रिकॉर्ड हुआ था। रोस्तोव, कालमिकिया, अस्त्राखान और कब्जे वाले क्षेत्रों क्रीमिया, लुहांस्क, दोनेट्स्क के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अगर हम सुराग ढूंढ रहे हैं कि रूस सैनिकों की लामबंदी कहां शुरू करेगा, ये 7 क्षेत्र शुरुआत के लिए अच्छे हो सकते हैं। साथ ही 27 जुलाई को UA.News ने बताया कि रूस की नेशनल गार्ड ने नागरिक सुरक्षा नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव लामबंदी, मार्शल लॉ और युद्ध काल के दौरान रूस को खतरों से बचाने से जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में, रूस की नेशनल गार्ड यह सुनिश्चित कर रही है कि उसके पास कानूनी ढांचा मौजूद हो ताकि वह विरोध प्रदर्शनों और अन्य तथाकथित खतरों को दबा सके, जो पुतिन द्वारा सैनिकों की लामबंदी का फैसला लेने पर उत्पन्न हो सकते हैं। सबूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुतिन इसे राज्य ड्यूमा चुनाव के बाद तक घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उस लामबंदी की तैयारी कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था कि वह कभी नहीं होगी। वास्तव में क्रेमलिन अभी भी वही वादा कर रहा है। जेलेंस्की के दावों के जवाब में रूस की राज्य ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने किसी भी तरह की लामबंदी की तैयारी की बात को खारिज कर दिया है। इनमें राज्य ड्यूमा रक्षा समिति के प्रमुख आंद्रेई कार्तापोलोव भी शामिल है, जिन्होंने कहा, मैंने सुना जेलेंस्की ने इस बारे में कुछ कहा था, लेकिन मैं इसे केवल इस बात से जोड़ सकता हूँ कि शायद उन्होंने सप्ताहांत में ज्यादा मस्ती कर ली थी, जिससे उनकी कल्पना बेकाबू हो गई। कार्तापोलोव ने कहा कि रूस में सैन्य कर्मियों की भरपाई का मुख्य तरीका अब भी और आगे भी स्वयं सेवकों की भर्ती ही रहेगा जो सेना के साथ अनुबंध करते हैं। उस बारे में श्री कार्तापोलोव, रूस का स्वयं सेवकों पर निर्भर रहना दिखाता है कि जेलेंस्की सही है और नई लामबंदी जल्द आने वाली है। 2026 में रूस में स्वयंसेवक भर्ती अच्छी नहीं हो रही है। 4 मई को प्रावदा ने रिपोर्ट किया कि रूस ने लगातार 5वें महीने यूक्रेन में अपने जितने सैनिक खोए हैं उससे कम सैनिकों की भर्ती कर पाया है। दिसंबर 2025 से 26 अप्रैल के बीच रूस ने 1,48,400 कर्मियों की भर्ती तो कर ली थी, लेकिन उसने 1,56,735 सैनिक खो दिए, जिससे 8,000 से थोड़े अधिक की कमी रह गई। कीव इंडिपेंडेंट ने जेलेंस्की के 25 जुलाई की शाम के संबोधन के आधार पर अलग आंकड़े पेश किए हैं, जो 2026 में अब तक की पूरी अवधि को कवर करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस ने इस साल अब तक 2,25,500 नुकसान झेले हैं और 2,21,000 की भर्ती की है। तो कमी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मौजूद है। ये दर्शाता है कि पुतिन के भर्तीकर्ता बार बार उसी घटते स्रोत पर निर्भर है। रूस अभी पूरी तरह भर्ती संकट में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हर महीने मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जून 2026 में यूक्रेन के लिए रिकॉर्ड टूट गया, जब सिर्फ उसी महीने में
39,490 रूसी हताहत हुए। पहले से मौजूद समस्या बढ़ेगी। रूस में यूक्रेन में मरने के बदले बड़ी रकम लेने वाले लोग कम हो रहे हैं, जिससे पुतिन बेहद हताश हो गए हैं। इतने हताश हैं कि लामबंदी के लिए सारी बुनियाद रख दी है। अब जो होने जा रहा है लगभग तय है। ये जानते हुए कि रूस की हानियां अब असहनीय होती जा रही हैं, पुतिन अक्टूबर तक अपने पास उपलब्ध हर रास्ते को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार रूस उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिक और नए मिसाइल लॉन्चर मंगवाने की कोशिश कर रहा है। यह जानकारी जेलेंस्की से है, जो कहते हैं रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए वोरोनेज में सुविधाएं तैयार की है। यह सिर्फ यूक्रेन नहीं, सभी के लिए खतरा है। रूस उत्तर कोरिया को युद्ध कौशल सिखाने, हथियार बेहतर बनाने और वास्तविक युद्ध का अनुभव दिलाने में मदद कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यह एशिया में उन सभी के लिए खतरा है जो उत्तर कोरियाई मिसाइलों की रेंज में है। ये एक खतरा तो है ही, लेकिन ये इस बात का भी संकेत है कि रूस के पास अब अपनी सेना के लिए पिछले इलाकों में तैनात करने के लिए सैनिक कम पड़ रहे हैं। इन तरह की भूमिकाओं में अब तक रिजर्विस्ट सेवा दे रहे थे। शायद यह भी एक संकेत है कि अब उन रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर भेजा जाने वाला है। कीव पोस्ट के अनुसार रूस ने एक नया विधेयक लाकर जेलों से सेना में भर्ती का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे संभावित सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। रूस अब इतना मजबूर हो गया है कि वह संगठित अपराध और राज्य के रहस्यों के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों में दोषी पाए गए लोगों को भी उन हत्यारों, बलात्कारियों और नशेड़ियों के साथ यूक्रेन भेजने को तैयार है, जिन्हें वह अपनी जेलों से पहले ही भेज रहा है। राज्य के रहस्यों को गलत तरीके से संभालने वालों को भेजना समझदारी है। यूक्रेन के इन लोगों को पकड़कर रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की संभावना नहीं है। इनमें से कुछ भी काफी नहीं होगा। 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के 1 महीने के नुकसान के बराबर है। जेलों से भर्ती पहले से ही इस्तेमाल की जा रही रणनीति है। सूची में नए अपराधी जोड़ने से रूस की संख्या पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पुतिन चाहते हैं। स्वयंसेवक भर्ती की समस्या के कारण रूस 2025 के आखिरी महीनों और पूरे 2026 में घाटे में रहेगा, इसलिए लामबंदी करनी ही पड़ेगी। पुतिन अपने ही लोगों के साथ कुछ विनाशकारी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कितना विनाशकारी होगा और क्या ये जबरन बलिदान रूस को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, कम से कम डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए काफी होगा? जवाब देने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन चालू नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है और फिर वीडियो पर वापस आ जाइए। रूस की लंबित लामबंदी के 2 असर होंगे। मोर्चे की स्थिति बदलेगी और रूस में भारी समस्याएं होंगी। यूक्रेन जानता है कि 5 लाख सैनिकों का आना बुरी खबर है। युद्ध के इस चरण में यूक्रेन की पूरी रणनीति यही है कि रूसी सेना और उनके उपकरणों को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। हम ये यूक्रेन की हर कार्रवाई में देख सकते हैं। विशाल मारक क्षेत्रों में भारी हताहत होते हैं। रूस में हमले पुतिन की अर्थव्यवस्था और युद्ध मशीन को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। मिड रेंज ड्रोन से यूक्रेन रूसी लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचा रहा है और जवाबी हमलों के मौके बना रहा है। रूस 5 लाख सैनिक भेजे तब भी यह रणनीति जारी रहेगी, लेकिन इसे लागू करना कठिन है, क्योंकि रूस खाली जगह भर सकता है, रक्षा मजबूत कर सकता है और यूक्रेन की किलेबंदी पर ज्यादा सैनिक भेज सकता है। अगर ये सफल रहा तो पुतिन की उम्मीद के मुताबिक डोनेट्स्क की किलाबंद शहर पट्टी पर कब्जा तेज हो सकता है। रूस के सामने एक समस्या है जिसे जेलेंस्की ने समझाया है। पुतिन के लिए जबरन 5 लाख सैनिकों की भर्ती से सेना विस्तार कागज पर अच्छा लगता है। मुख्य संचालन समस्याएं होंगी, जिनमें कई रूस के आवश्यक ढांचे से जुड़ी होंगी, ताकि जबरन भर्ती सैनिक प्रभावी बन सके। जेलेंस्की ने कहा कि वे इन्हें जल्दी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब फिर से यही है कि वो कमजोर तरीके से तैयार किए गए लोगों को युद्ध के मैदान में भेजेंगे और इसका मतलब है भारी नुकसान। कमांडरों को पुतिन द्वारा मजबूर किया जाएगा कि वे कमजोर तरीके से प्रशिक्षित और तैयार न हुए सैनिकों को मोर्चे पर भेजें। हालांकि पुतिन द्वारा जुटाए गए लोगों में से कई रिजर्विस्ट हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ने केवल बुनियादी प्रशिक्षण ही लिया होगा और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा कि यूक्रेन में उनके लिए ड्रोन से भरी हुई नर्क जैसी स्थिति इंतजार कर रही है। उन्हें सिर्फ बताया जाएगा कि सामान पैक करो, 2-1 दिन की ट्रेनिंग लो और फिर निकल जाओ। और अगर आपको लगता है कि हम यहाँ बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं तो एक बार फिर सोचिए। रूस की ट्रेनिंग की खराब गुणवत्ता पहले से जानी जाती है। मई 2025 तक युद्ध अध्ययन संस्थान ने बताया कि रूस ने कम प्रशिक्षित रंगरूटों को हमलों में भेजने की साधारण और गलत रणनीति अपनाई थी। ये विचार साधारण है। आक्रामक कार्रवाई में रंगरूट ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे गोलियां झेल सकते हैं और यूक्रेन को ड्रोन खर्च करने पर मजबूर कर सकते हैं। मृत्यु के बाद वे रूस की क्षरण रणनीति से किलेबंदी तोड़ने में छोटी भूमिका निभाते हैं। डेब्री यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट लाया, जिसमें बताया गया कि कुछ रूसी सैनिकों को मोर्चे पर भेजने से पहले सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। रूस पहले से ही हताहत होने के लिए बस एक त्वरित कोर्स जैसा ही कुछ दे रहा है। अगर अचानक 5 लाख तक सैनिकों युद्ध के लिए तैयार करने हो
तो दबाव में चल रहे प्रशिक्षण केंद्र इसे नहीं संभाल पाएंगे। जिन्हें जबरन बुलाया गया है वे तो इतने भी भाग्यशाली होंगे कि उन्हें उतने ही कुछ दिन की ट्रेनिंग मिल जाए जितनी अभी नए भर्ती हो रहे सैनिकों को मिल रही है। पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है उनके लिए जबरन बुलाए गए लोग तो मुश्किल से इंसान है। वे तो बस तोप का चारा है जिन्हें वह यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को इंसानी जानों से कुचलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन के लिए मौतें और चोटें मायने नहीं रखते। सैनिकों और उनके परिवारों की कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं है। पुतिन के लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि वो रूस के लोगों का इस्तेमाल करके खुद को देश के महान युद्धकालीन नेताओं में से एक के रूप में अपनी विरासत सुरक्षित कर सके। पुतिन को उस बलिदान के असर की चिंता करनी चाहिए जो वो मांग रहे हैं। मोबिलाइजेशन का असर मोर्चे के साथ रूस पर भी पड़ सकता है जिससे पुतिन का शासन खत्म हो सकता है। अब हम आपको सितंबर 2022 में ले चलते हैं जब विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन को उतनी जल्दी गिराने में पूरी तरह विफल हो गया जितना पुतिन ने दावा किया था, तो रूस के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। यूक्रेन पूरी ताकत से जवाब दे रहा था। आक्रमण के लिए भेजे गए सैनिक पर्याप्त नहीं थे, यानी रूसी सेना को नए सैनिकों की जरूरत थी। पुतिन ने समाधान के लिए आंशिक लामबंदी चुनी। रिपोर्टों के अनुसार रूस ने इस आंशिक लामबंदी के दौरान 3 लाख रिजर्व सैनिकों को सक्रिय किया और जेलेंस्की ने दूसरे दौर के लिए जिन समस्याओं की आशंका जताई थी वे कई हद तक सामने आई। यूक्रेन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उनका मूल्यांकन करना बहुत लंबा समय ले गया, जिससे रूस की नौकरशाही अड़चनों ने और भी धीमा कर दिया, जिनको हटाने के लिए रूस ने बाद में अपने नए कानून बनाए। पुतिन के लिए सबसे बड़ी चिंता रूसी जनता की प्रतिक्रिया थी। यह प्रारंभिक लामबंदी उस समय हुई थी जब यूक्रेन पर हमले और पुतिन के लिए समर्थन अभी भी काफी ऊंचा था, और तब भी सितंबर 2022 में पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और न्यूज वीक के अनुसार दसियों हजार रूसी अपने ही देश से भाग गए ताकि उन्हें सेना में सेवा न करनी पड़े। अब लगभग 4 साल बाद और पुतिन फिर वही करने की योजना बना रहे हैं, इस बार और बड़े स्तर पर। इस बार वह ये योजनाएं ऐसे वक्त बना रहे हैं जब रूस में युद्ध का उत्साह और उनकी लोकप्रियता दोनों घट रही है। पुतिन के समर्थक यूक्रेन युद्ध को लेकर निराश है, जो जनमत सर्वेक्षणों में भी दिखता है। 1 जुलाई की रिपोर्ट में टीवीपी वर्ल्ड के अनुसार यूक्रेन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ रशिया के सर्वे में 81% रूसी यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म करना चाहते हैं। उसी सर्वे में यह भी पाया गया कि 1600 लोगों में से 73% लोग दूसरी बार लामबंदी के खिलाफ हैं। पुतिन की लोकप्रियता भी घट रही है। 20 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रूसी पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे की रिपोर्ट दी। यह केंद्र क्रेमलिन से जुड़ा है और पुतिन के लिए आंकड़े बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। उसने पाया कि सिर्फ 65.1% रूसी पुतिन के काम को मंजूरी देते हैं। यह 2026 का सबसे निचला स्तर है, जो दर्शाता है कि रूसी लोग युद्ध से थक गए हैं। 65.1% आंकड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन यह आंकड़ा क्रेमलिन नियंत्रित सर्वे संगठन से आया है और रूस में बहुत से लोग असहमति जताने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं रूस की गुप्त पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। किसी भी अन्य विश्व नेता के लिए 65.1% की स्वीकृति दर बहुत अच्छी मानी जाती है। पुतिन, जो तानाशाह है और पुलिस राज्य चलाते हैं, अब अलोकप्रिय हो गए हैं। यह इसका बड़ा संकेत है। इसी बारूद के ढेर में पुतिन लामबंदी के नए दौर की चिंगारी फेंकने की योजना बना रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा रही है। देश का बजट घाटा करीब 77 अरब डॉलर होने से क्रेमलिन को पुतिन के युद्ध खर्च के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेना पड़ रहा है। देश में श्रमिकों की ऐतिहासिक कमी है, यूनाइटेड 24 मीडिया ने 5 जून को बताया, जिसके कारण विदेशी निवेश आकर्षित करना मुश्किल हो गया है क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रूस उन व्यवसायों के लिए आवश्यक श्रमिक उपलब्ध करा पाएगा। अब पुतिन रूस से अधिकतम 5 लाख लोगों को निकालकर यूक्रेन भेजना चाहते हैं, जो रूस के लिए हद से ज्यादा कुर्बानी होगी, और ये एक ऐसा कदम है जो पुतिन के लिए उल्टा पड़ने वाला है। नेशनल गार्ड के कानूनों में बदलाव और प्रशिक्षण सत्र रूसी क्षेत्रों को लामबंदी के लिए तैयार करने के लिए है, लेकिन इनका खुद लामबंदी से सीधा संबंध नहीं है। पुतिन और उनके साथी जानते हैं कि लामबंदी के साथ विरोध की लहरें आएंगी, रूसी रिजर्व सैनिकों का पलायन होगा और असंतोष का एक नया स्तर देखने को मिलेगा जो सितंबर में देखे गए से कहीं ज्यादा होगा। रूस की जनता पहले ही पुतिन के युद्ध से थक चुकी है। वे अपने परिवार के सदस्यों की मौत और खराब अर्थव्यवस्था को झेलने से भी थक चुके हैं। ठप पड़ी ईंधन आपूर्ति लाइनों और लगातार हो रहे यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भी, जिनसे पुतिन उन्हें बचाने में असमर्थ नजर आते हैं। सैन्य लामबंदी पुतिन के लिए राजनीतिक आत्महत्या होगी। राज्य ड्यूमा चुनावों के बाद तक इंतजार करने से भी ये तथ्य नहीं बदलेगा, लेकिन फिर पुतिन शायद सोच रहे हैं कि जब उन्होंने थोड़ा जोखिम ले ही लिया है तो अब पूरी तरह से जोखिम ले लें। 2026 में यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली ताकत के रूप में देखा गया है। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में ड्रोन रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में भेजे गए हैं। इसी वजह से रिकॉर्ड संख्या में लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। अगर साल अभी खत्म होता तो यूक्रेन ने 2026 में हैरान कर देने वाला साल बिता लिया होता। यूक्रेन ने और योजनाएं बनाई हैं, बहुत कुछ, और ये योजना बहुत कठोर और महत्वाकांक्षी है,
लेकिन अगर यूक्रेन कर पाए, भाई यह बहुत बड़ा होगा। सूची तैयार हो चुकी है, यूक्रेन का काम जारी है। अब रूस के सामने गहरे तक मार करने वाले अभियान का अगला चरण है, जिसने पहले ही पुतिन को निराशा में डाल दिया है। 26 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों से मुलाकात के बाद प्राथमिकता वाले लक्ष्यों की नई सूची बनाई गई। ये सूची यूक्रेन के डीप स्ट्राइक अभियान की सफलता बढ़ाने और रूस के लिए अहम लक्ष्यों पर हमला करने के लिए बनाई गई है, जिन्हें कुछ ही महीने पहले तक निशाना बनाना शायद संभव भी नहीं था। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के ड्रोन की बढ़ती रेंज से इस सूची को तैयार करना संभव हुआ। रूस की वायु रक्षा प्रणाली ड्रोन को तेल रिफाइनरियों, सैन्य और एयर बेस जैसे स्थानों पर रोकने में विफल रही है, जबकि यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले पहले ही सफल हो चुके हैं। आज हमने अपने अभियानों को जारी रखने और प्राथमिकता वाले लक्ष्यों की सूची को अपडेट करने पर सहमति जताई। रूस पर वास्तविक प्रभाव और इस युद्ध को जारी रखने और लंबा खींचने की उसकी क्षमता के अनुसार जेलेंस्की ने घोषणा की और आगे कहा, मुख्य लक्ष्य है कि हमारे लंबी दूरी के हमलों का दबाव रूस को कूटनीति की तरफ और धकेलेगा। हथियार, पुर्जों, तेल व अन्य आर्थिक नुकसानों के उत्पादन को जटिल बनाकर और युद्ध को उसके घर तक पहुंचाकर। तो यूक्रेन का दोहरा लक्ष्य है रूस के दरवाजे तक युद्ध लाकर पुतिन पर शांति वार्ता का दबाव बनाना। जल्द ही पता चलेगा ये लक्ष्य कितने वास्तविक हैं। इस सूची को जेलेंस्की और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के नए कमांडर इन चीफ मिखाइलो ड्रापाची ने भी तैयार किया है। जनरल स्टाफ के प्रमुख इहोर स्कोबेक और अंतरिम रक्षा मंत्री येवहेनी कामारा ने भी। ड्रापाची का योगदान इस सूची में सबसे दिलचस्प हो सकता है। 22 जुलाई को यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ बने ड्रापाची, जिन्होंने ओलेक्जेंडर सिरस्की की जगह ली। के पास कई विचार है कि यूक्रेन किन लक्ष्यों पर वार कर रूस को मोर्चे पर कमजोर कर सकता है और रूस के भीतर पुतिन पर दबाव बढ़ा सकता है। ये ड्रापाची का पहला मौका है ये दिखाने का कि वो क्या नया लेकर आते हैं। समय ही बताएगा कि जिन प्राथमिक लक्ष्यों को उन्होंने चुनने में मदद की है वे यूक्रेन के लिए कोई फर्क ला पाएंगे या नहीं। इन लक्ष्यों की बात करें तो अब सबसे बड़ा और साफ सवाल यही है, यूक्रेन किसे निशाना बनाने की योजना बना रहा है। यहीं पर चीजें थोड़ी धुंधली हो जाती है। जेलेंस्की और उनके साथी ये नहीं बता रहे हैं कि सूची में क्या है। ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। रूस को ये बता देना कि यूक्रेन किस लक्ष्य को निशाना बनाने की योजना बना रहा है, बस क्रेमलिन को उस लक्ष्य पर जितने संभव हो सके एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का मौका दे देता है। यूक्रेन के पास यहाँ झूठी सूची उजागर करने का मौका था, जिससे रूस को असली लक्ष्यों से एयर डिफेंस हटाकर कहीं और भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता था। लेकिन शायद यूक्रेन मानता है कि ये चाल कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी है और यह बेहतर है कि सब कुछ तब तक गुप्त रखा जाए जब तक ड्रोन उड़ नहीं जाते और आग लगनी शुरू नहीं हो जाती। यूक्रेन ने 2026 में जिन जगहों पर हमला किया उनसे उसके अगले लक्ष्यों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस साल यूक्रेन ने गहरे हमलों की रणनीति अपनाई, जिससे तेल रिफाइनरी और ऊर्जा अवसंरचना प्रभावित हुई। सैन्य फैक्ट्रियां, वायु रक्षा प्रणाली, लॉजिस्टिक हब और कब्जे वाले क्रीमिया के पावर ग्रिड पर लगातार लंबी दूरी के ड्रोन से हमले हुए हैं। यूक्रेन ने जुलाई में आजोव सागर और काला सागर में शेडो फ्लीट जहाजों के व्यवस्थित विनाश में भी हिस्सा लिया है। 22 जुलाई तक कुल 192 जहाजों पर हमला किया जा चुका है। और बेशक वाइल्ड बेरीज का अलग ही मामला है। रूस का अमेज़न वाइल्ड बेरीज ने हमलों की एक जबरदस्त आंधी झेली है, जिसने कंपनी के लगभग 10% गोदामों और स्टॉक को नष्ट कर दिया है। 27 जुलाई की न्यूज वीक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ उन हमलों से हुआ नुकसान अरबों डॉलर में गिना जा सकता है और यही यूक्रेन सबसे ज्यादा चाहता है, रूस को जितना हो सके उतना आर्थिक नुकसान पहुंचाना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि कम से कम कुछ प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में आर्थिक पहलू शामिल है और भी वाइल्ड बेरीज सुविधाएं निशाने पर हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी का 90% लॉजिस्टिकल नेटवर्क अब भी बाकी है। इस व्यवसाय को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यह सैन्य उपकरण, ड्रोन और रूसी सैनिकों के इस्तेमाल के लिए पुर्जे बेचता है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान बाकी है। हम ये भी शर्त लगाने को तैयार है कि और भी तेल रिफाइनरियां इस सूची में शामिल है। 25 जुलाई को यूक्रेनो मोर्चेशी 2000 किलोमीटर दूर ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर सफल प्रहार किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूक्रेन के ड्रोन अब कितनी दूर जा सकते हैं। अब वे रिफाइनरियां प्राथमिक लक्ष्य बन गई हैं, जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया जा सकता था। दूरी को ध्यान इन रखें, हम फिर इसी पर लौटेंगे। कीव इंडिपेंडेंस की रिपोर्ट से जेलेंस्की की नई सूची और यूक्रेन के संभावित लक्ष्य दिखते हैं। रणनीतिक गहराई जो रूस की ताकत थी, अब उसके राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए समस्या बन गई है। अधिकांश रूसी वायु रक्षा प्रणालियां मॉस्को के आसपास केंद्रित है। सरकारी आवास, क्रीमिया पुल और सेंट पीटर्सबर्ग के पास आउटलेट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन ने कई बार यह साबित कर दिया है
कि वे इन रक्षा प्रणालियों को पार कर वार कर सकते हैं। इससे हमारे पास दो विकल्प बनते हैं। संभावना है कि जेलेंस्की ने इन जगहों का नाम प्राथमिकता के कारण लिया। यह समझ में आता है। यूक्रेन क्रीमिया को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर हमले समझ में आते हैं। यूक्रेन के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करना फायदेमंद है, क्योंकि ये दोनों शहर पुतिन के लिए सबसे अहम हैं। रूस की राजधानी और पुतिन का गृह नगर सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। इन पर हमला पुतिन की रक्षक छवि को नुकसान पहुंचाता है, जो यूक्रेन के अन्य हमलों से हो रहे आर्थिक दर्द जितना ही अहम है। जहां तक दूसरी संभावना की बात है, यूक्रेन शायद रूसी वायु रक्षा प्रणालियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। पुतिन उन स्थानों पर रक्षा प्रणालियों को अधिक तैनात कर रहे हैं जिनका जेलेंस्की जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले जिन लक्ष्यों को अप्राप्य माना जाता था, वे अब न केवल सीमा में है, बल्कि उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त रक्षा प्रणाली भी नहीं है। पहले से ही ऐसी रिपोर्टें हैं कि रूस ने आर्कटिक क्षेत्र से वायु रक्षा प्रणालियां हटाकर उन स्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दी है जिन्हें पुतिन ने सबसे महत्वपूर्ण माना है। जेलेंस्की ने दावा किया, रूस वायु रक्षा प्रणालियों को देश भर में इधर उधर कर रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि यूक्रेन जानता है कि ये प्रणालियां कहां से लाई जा रही हैं, और इसलिए उसे यह भी पता है कि कौन से लक्ष्य अब अधिक असुरक्षित हो गए हैं। संभवतः अब नए असुरक्षित लक्ष्य प्राथमिकता है, क्योंकि पुतिन खुद को और कुछ चुनिंदा रूसी लोगों को वायु रक्षा कवच में सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। जेलेंस्की ने भी रूस को ये जताने की कोशिश की है कि वो आने वाली चीजों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आंकड़े दिखाए। 2026 की शुरुआत में लंबी दूरी के हमलों के अभियान के बाद यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा लंबी दूरी की स्ट्राइक मिशन सफलतापूर्वक किए हैं। वे हमले लगातार और गहराई तक पहुंचते जा रहे हैं। ट्यूमेन रिफाइनरी पर हमला कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। वह रिकॉर्ड कुछ ही दिन पहले ओम्स्क रिफाइनरी पर हुए हमले का है, जो यूक्रेन रूस सीमा से करीब 2500 किमी दूर है। जेलेंस्की के मुताबिक उसके ड्रोन की मारक सीमा की हद अभी पहुंची भी नहीं है। यूक्रेन अब 3000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर सकता है, जिससे यूराल, साइबेरिया, मॉस्को से दूर कई क्षेत्रों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये संदेश देना है कि जेलेंस्की पुतिन को बताना चाहते हैं कि रूस का बड़ा आकार अब उसकी कमजोरी बन गया है, जबकि पहले ये उसकी ताकत था। रूस को अपने वायु रक्षा तंत्र को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास सब कुछ कवर करने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा प्रणाली नहीं है। जैसे जैसे यूक्रेन के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है, संभावित लक्ष्यों की सूची बढ़ रही है। इससे नए प्राथमिक लक्ष्य चुने जा सकते हैं। फिलहाल यूक्रेन रूस को असमंजस में रखना चाहता है। क्या वह पहले से ही क्रूर अभियान को और आगे बढ़ाते हुए मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और क्रीमिया पर और भी जोरदार हमला करेगा, या फिर वह और भी लंबी दूरी के उन लक्ष्यों को तबाह करेगा जो अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उनके पास अब वायु रक्षा नहीं है। रूस को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमले नहीं हो जाते। दूरी की बात करें तो पुतिन जिसे बचाना चाहते हैं वो जल्द ही बदल सकता है। यूक्रेन ऐसे हथियार बना रहा है जो पहले से ज्यादा गहराई तक हमला कर सकते हैं। ये वाकई में खेल बदलने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, आपको याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले अगले वीडियो सबसे पहले देख सके। यूक्रेन पहले ही साबित कर चुका है कि वह 3000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, और भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत ज्यादा। कुछ दिन पहले उन्होंने यूक्रेन की नई लक्ष्य प्राथमिकता सूची के अस्तित्व का खुलासा किया। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन सक्रिय रूप से अपने ड्रोन की रेंज बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि वे अपनी सीमाओं से 4000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सके। जेलेंस्की का दावा है कि ये काम 2026 के अंत से पहले पूरा हो जाना चाहिए, जो सूची में एक और स्तर जोड़ता है। अगर यूक्रेन 1000 किमी और बढ़ाता है तो रूस का सुदूर पूर्व भी उसकी पहुंच में होगा। यह पुतिन के लिए बुरा है, और ये और भी बुरा होता जाएगा। इस साल अनुमानित 1000 किलोमीटर अपग्रेड के अलावा जेलेंस्की का दावा है कि 2027 में ऐसे ड्रोन आएंगे जो 5000 से 10,000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक बार फिर वो सही तरीके से विवरण साझा करने में सतर्क है, लेकिन जेलेंस्की द्वारा ऐसा दावा करने का मतलब है कि उन्होंने ऐसी तकनीक देखी है जिसे यूक्रेन ने अभी तक दुनिया या रूस के सामने उजागर नहीं किया है। यह पुतिन के लिए एक और चेतावनी है। यूक्रेन के पास यह सूची है, और वह जल्द ही उन लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगा जिनके बारे में पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन पर हमला किया जा सकता है। साथ ही यूक्रेन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है। फायर पॉइंट, जिसने यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ कई लंबी दूरी के ड्रोन बनाए, अब एक मिसाइल विकसित कर रहा है जो सिर्फ अवधारणा नहीं है। 18 जुलाई की रिपोर्ट में कीव पोस्ट ने बताया कि फायर पॉइंट ने मिसाइल के लगभग पूरा होने का दावा किया। ये 2026 की शरद ऋतु में ही रूस के खिलाफ तैनाती के लिए तैयार हो सकती है। अपनी कंपनी की नई मिसाइल के बारे में बात करते हुए फायर पॉइंट के मालिक और मुख्य डिजाइनर डेनिस शेल्कुनोव ने कहा, सेना तय करेगी कहां हमला करना है, पर मुझे लगता है ये फौरन अहम लक्ष्य होंगे। फायर पॉइंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। FP
FP 7 की रेंज 200 किलोमीटर तक है। FP 9 यूक्रेन से 855 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। हमारे पास नई सूची के लिए और अटकलें हैं। संभवतः कुछ प्राथमिक लक्ष्य वही स्थान हैं जिन्हें यूक्रेन ने पहले ड्रोन से निशाना बनाया था, लेकिन जब उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी तो वे स्थान सिर्फ निशाना बनने से आगे बढ़कर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि ये हथियार कहीं ज्यादा ताकतवर मारक क्षमता रखते हैं। हमें यही अनुमान है। यूक्रेन की नई प्राथमिकता सूची में शायद पहले निशाना बने लक्ष्यों का मिश्रण है, जैसे केर्च ब्रिज, और यूक्रेन के ड्रोन की बढ़ती रेंज के कारण अब साइबेरिया और रूस के सुदूर पूर्व में भी ऐसे लक्ष्य जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। अगर फायर पॉइंट सही है और बैलिस्टिक मिसाइलें अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होंगी, हम सीमावर्ती इलाकों में स्थित रूसी तेल रिफाइनरियों पर और भी ज्यादा ताकतवर हमलों की उम्मीद करते हैं, खासकर उन रिफाइनरियों पर जिनकी वायु रक्षा प्रणालियां हटाकर वापस मॉस्को ले जाई गई हों। यूक्रेन के शस्त्रागार में अब दूरी और ताकत की विविधता है, इससे पुतिन दबाव में आ जाते हैं। यूक्रेन अब लगभग किसी भी चीज को निशाना बना सकता है और जेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन को ये पता चले, क्योंकि आखिरकार प्राथमिकता लक्ष्यों की सूची सिर्फ एक चीज पर केंद्रित है, पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करना। जेलेंस्की ने वही बात उस उद्धरण में कही थी जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में इस्तेमाल किया था, और उन्होंने उसी टेलीग्राम पोस्ट में विस्तार से बताया कि यूक्रेन वास्तव में क्या चाहता है। हमने रूस के राजनीतिक नेतृत्व को युद्ध को सम्मानजनक शांति के साथ समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रस्ताव दिए हैं। सभी साझेदार जानते हैं कि क्या जरूरी है। जेलेंस्की ने कहा, हमारी सटीकता असली कूटनीति के हालात बनाने में कारगर है। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन ने हालात देखे हैं और उन्हें बदल दिया है। लंबी दूरी के हमलों से यूक्रेन को झुकने पर मजबूर करने वाला तो रूस होना चाहिए था। रूस सालों तक ऐसा कर सका क्योंकि यूक्रेन के पास उतनी लंबी दूरी की धमकी नहीं थी। अब यूक्रेन के पास भी लंबी दूरी की धमकी है, और उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है कि अब यूक्रेन वो दबंग बन सकता है जो पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करे। टेलीग्राफ और द इकोनॉमिस्ट के अनुसार यूक्रेन का मुख्य लक्ष्य पुतिन को शांति की गुहार लगाने पर मजबूर करना है। पहला स्रोत, गहरे अंदर तक किए गए हमलों और कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के आपूर्ति तंत्र को ठप करने वाले अभियान को दिखाता है, जिससे यूक्रेन रूस की सेना पर लगातार वार करके पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर कर रहा है। ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं जब यूक्रेन में रूसी बढ़त थम गई है, और 2026 रूस के लिए यूक्रेन में सबसे खराब साल हो सकता है। रूस को बढ़त अब बहुत महंगी और धीमी मिल रही है। इसमें हजारों सैनिकों की जान जा रही है, और हर दिन रूसी युद्ध मशीन के और हिस्से नष्ट हो रहे हैं, चाहे वह रूस की रिफाइनरियां और उसके भीतर के अन्य ठिकाने हों या कब्जे वाले क्षेत्रों के लॉजिस्टिक केंद्र। द इकोनॉमिस्ट और आगे बढ़ता है, यह कहते हुए कि यूक्रेन सीधे तौर पर पुतिन को शांति वार्ता के लिए धमकाने की कोशिश कर रहा है। हम इससे असहमत नहीं हो सकते। यूक्रेन की नई सूची देश की ओर से अब तक आई किसी भी धमकी जितनी ही स्पष्ट है, और यह धमकी उन सभी लंबी दूरी की सफलताओं से समर्थित है जो यूक्रेन ने अब तक 2026 में देखी है। श्री जेलेंस्की की धमकियां खोखली नहीं है। यूक्रेन रूस की रिफाइनरियों पर बमबारी कर रहा है, जिससे 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में पेट्रोल की राशनिंग हो रही है। सड़क, पुल, रिफाइनरी और क्रीमिया फेरी पर हमले रूसी कब्जे वाले प्रायद्वीप को प्रभावित कर रहे हैं, जहां एक विशाल सैन्य जमावड़ा है। उस प्रायद्वीप को कामकाज चलाने के साधनों से वंचित किया जा रहा है, ऐसा आउटलेट कहता है। यूक्रेन जानता है कि रूस के ज्यादातर लोग और दर्द नहीं सहना चाहेंगे, इसी वजह से उसने अपनी नई सूची के अस्तित्व का खुलासा किया है। लेकिन पुतिन ही पूरा रूस नहीं है जो समस्या बन सकता है। यूक्रेन की पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने की रणनीति शायद इसलिए काम न करे क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करके खुद को इतनी गहरी मुसीबत में डाल लिया है कि उन्हें पता है अगर वो किसी भी तरह से झुकते हैं तो उसी गड्ढे में दफन हो जाएंगे। हम रूस की ताजा शांति वार्ता बयानबाजी देख रहे हैं। जुलाई की शुरुआत में फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पुतिन के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि वो कम से कम फरवरी 2027 तक किसी भी तरह की सार्थक शांति वार्ता में शामिल होने की संभावना नहीं रखते। रूसियों की अब भी यही चाहत है कि अमेरिकी यूक्रेन उन्हें दे दे। वे किसी भी रियायत का संकेत तक नहीं दे रहे। वे वही उद्देश्य बार बार दोहराते हैं। आउटलेट से एक सूत्र ने कहा कि बातचीत में उनका रुख सार्थक वार्ता की लगभग कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। यूक्रेन जो नुकसान कर रहा है और भविष्य में और बढ़ाएगा, उसे मान्यता देने के बजाय पुतिन अपनी स्थिति और कठोर कर रहे हैं, क्योंकि वह इस बात पर जोर देते हैं कि रूस जीत रहा है, जबकि इसके विपरीत सभी सबूत मौजूद है। पुतिन और अधिक रियायतें चाहते हैं, ऐसे समय में जब यूक्रेन शायद आक्रमण की पूरी अवधि में सबसे मजबूत स्थिति में है। यह समझ में नहीं आता। यही समस्या है, पुतिन अपने युद्ध में खो गए हैं। 27 जुलाई को क्रेमलिन ने अमेरिका और यूक्रेन की हवाई युद्ध विराम योजना का मजाक उड़ाया। रिपोर्ट्स को सिर्फ मीडिया की अटकलें बताते हुए खारिज कर दिया गया और कहा गया कि जब तक कोई योजना पेश नहीं की जाती तब तक ये विश्वसनीय नहीं होंगी। ऐसी प्रतिक्रिया से शांति प्रक्रिया में उत्साह नहीं दिखता। पुतिन ने सिर्फ दिखावे के लिए हिस्सा लिया
ताकि यूक्रेन से अपनी इच्छा अनुसार चीजें ले सके। रूस के हवाई संघर्ष विराम चाहने की संभावना नहीं है। हालांकि इससे देश को आने वाले समय से राहत मिल सकती है जब यूक्रेन अपनी प्राथमिकता सूची पर काम करना शुरू करेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि रूस अब यूक्रेन के नागरिकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं कर पाएगा, जो रूस की आतंकवादी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यूक्रेन शांति को प्राथमिकता देता है। अगर पुतिन मना करते हैं तो आग आएगी। जेलेंस्की द्वारा यूक्रेन की सूची उजागर करने के कुछ ही दिन बाद ये चेतावनी भरी कार्रवाई हुई जब यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में 390 ड्रोन भेजे। रूस ने कहा कि उसने अधिकतर ड्रोन रोक लिए, लेकिन यूक्रेन बस पुतिन को याद दिलाना चाहता था कि मॉस्को और रूस में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। यूरोमैदान प्रेस की रिपोर्ट है कि 2026 की शुरुआत से यूक्रेन के गहराई तक किए गए हमलों में पहले ही 1150% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार 10 जुलाई तक यूक्रेन ने रूस में 697 ठिकानों पर हमला किया है। इस प्रक्रिया में क्रेमलिन को $6.1 अरब का नुकसान हुआ। अगर पुतिन दबाव में नहीं झुके तो और हमले होंगे। यही संदेश जेलेंस्की पुतिन को देना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन अपने प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर हमलों के नए दौर की तैयारी कर रहा है। अब पुतिन को अज्ञात से डरना होगा। यूक्रेन के ड्रोन कब आएंगे और क्या निशाना बनाएंगे, ये उसे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक यूक्रेन उसे आग और धमाकों से खुद न बता दे। अगले कुछ हफ्तों में चैनल पर नजर बनाए रखें। हमें लगता है कि हम यूक्रेन के नए प्राथमिकता वाले कई लक्ष्यों पर रिपोर्ट करने वाले हैं। जब तक आप रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, वाइल्डबेरी हमलों के बारे में जान ले। हमने पहले भी उनका जिक्र किया था, और अगर कंपनी की और सुविधाएं यूक्रेन की सूची में शामिल हो गई हों तो हमें हैरानी नहीं होगी। जुलाई 2026 की शुरुआत में यूक्रेनी ड्रोन ने कब्जे वाले क्रीमिया में साकी एयरबेस पर 7 में से 6 मजबूत विमान आश्रयों का पता लगाया। उन्होंने उनमें से 4 के दरवाजे उड़ा दिए। कुछ दिन पहले उस बेस पर हमला हुआ था। रूस ने हमले रोकने के लिए कंक्रीट शेल्टरों के साथ एयरफील्ड को मजबूत करने में काफी पैसा लगाया था। एक हफ्ते में यूक्रेन ने 2 बार ये प्रयोग सफलतापूर्वक किया और हर मीडिया आउटलेट ने इसे किसी न किसी तरह दिखाया। आज हम कहना चाहते हैं कि हैंगर में लगी आग रूसी वायु शक्ति के साथ हो रही घटनाओं में सबसे कम दिलचस्प है। शेल्टर के गिरते दरवाजों की फुटेज के पीछे एक और अभियान चल रहा है जिसे लगभग कवरेज नहीं मिलती। ये अभियान निर्यात रजिस्टर, प्रतिबंधित सूची और कॉरपोरेट आय विवरणों में लड़ा जा रहा है, और वो दूसरा अभियान शायद किसी भी एक हमले से ज्यादा मायने रखेगा। यूक्रेन सिर्फ क्रीमिया में रूसी जेट्स को नहीं मार रहा, बल्कि रूस के लिए अगला जेट बनाना और भी मुश्किल कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माहौल को समझते हैं। साकी, या सही कहें तो नोवो फेदोरिवका एयरबेस 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद से ये रूसी नौसेना की 43वीं स्वतंत्र नौसैनिक हमला विमानन रेजिमेंट का ठिकाना रहा है। यहाँ से Su-30SM और Su-30M मल्टी रोल फाइटर तैनात होते हैं जो नौसैनिक हमलों के लिए उपयोग होते हैं। लेकिन अब इसका उपयोग दक्षिणी यूक्रेन पर ग्लाइड बम हमलों में भी बढ़ रहा है। युद्ध के अधिकतर समय में ये अपेक्षाकृत सुरक्षित पिछला सैन्य अड्डा था। ये फ्रंट लाइन से इतनी दूर था कि रूस ने यहाँ अपने विमानों को सुरक्षित पार्क करने, उनकी सर्विस करने और फिर से हथियारों से लैस करने के लिए चुना। लेकिन जुलाई 2026 में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने बेस के हैंगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले शुरू किए और 5 सफल प्रहारों की पुष्टि की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लक्षित 2 हैंगरों में Su-30 और Su-30 SM फाइटर जेट्स थे, जिनमें से एक की स्टोरेज जगह पर आग लग गई। SBU के अनुसार इनमें से हर विमान की कीमत उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार $30 से $50 मिलियन है। 2 दिन बाद SBU ने फिर हमला किया। इस बार दावा किया गया कि बेस पर 7 हैंगरों पर हमला किया गया, जिनमें से कई के अंदर Su-30 SM, Su-30 और Su-24 विमान मौजूद थे। SBU ने कहा कि कम से कम 7 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। साकी के अलावा यूक्रेन ने लगभग 30 किलोमीटर अंदर स्थित गार्डिस्को या गार्डिस्कोए एयरबेस पर भी हमला किया, जहां 2 और हैंगरों को निशाना बनाया गया, जिनमें शाहिद ड्रोन और विमानन सहायता उपकरण रखे गए थे। इन हमलों में हमें सिर्फ यूक्रेनी सरकार के दावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि क्या हुआ था, जो पिछले एयरफील्ड हमलों से अलग है। वेंटर नामक एक वाणिज्यिक सैटेलाइट कंपनी की इमेजरी ने स्वतंत्र रूप से नुकसान की पुष्टि की है। 7 में से 6 मजबूत विमान आश्रयों को स्पष्ट नुकसान हुआ है। इनमें से 4 ब्लास्ट डोर अब जुड़े नहीं थे, बल्कि टैक्सीवे पर पड़े थे। प्रबलित कंक्रीट आश्रय अभी भी ज्यादातर खड़े हैं। मजबूत विमान आश्रय पास के हमले से बचाव और अंदर के विमान को उड़ान योग्य बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। साकी की इमेजरी में ये संरचना अपना आकार बनाए रखती है।
उसके अंदर की जरूरी चीजें और सील करने वाला दरवाजा नहीं बच सके। इसका मतलब है कि यूक्रेन के मध्यम से लंबी दूरी के ड्रोन खतरे के जवाब में रूस की तैयारी, जो फिलहाल बस डाला हुआ कंक्रीट भर है, उसे बने 1 साल से भी कम समय में मैदान में ही परखा जा रहा है। ये वैसे काम नहीं कर रहा जैसा रूसी योजनाकारों ने चाहा था। ये टाइमलाइन बताती है कि ये शेल्टर क्यों हैं। जून 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया। रूस के अंदर गहराई तक रणनीतिक बम वर्षक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें महीनों तक छुपाकर लाए गए ड्रोन इस्तेमाल किए गए और इन्हें खुद रूस के अंदर से लॉन्च किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि बेलियाया समेत कई ठिकानों पर दर्जनों विमानों पर हमले हुए, जो सीमा से 4000 किलोमीटर दूर हैं। अब यूक्रेन के नियमित लंबी दूरी के हमले एंगल्स तक पहुंच गए हैं, जो मोर्चे से 600 किलोमीटर दूर है। स्पाइडर वेब से पहले रूसी वायु रक्षा योजना दूरी को सुरक्षा मानती थी। अगर यूक्रेन हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकता, वहां खड़े विमान सुरक्षित माने जा रहे थे और निवेश की जरूरत नहीं थी। लेकिन यूक्रेन ने साबित कर दिया कि वो रूस के दूर इलाकों तक पहुंच सकता है, चाहे ड्रोन उड़ाकर या गुप्त अभियानों के जरिए उन्हें पहुंचाकर। और रूस की प्रतिक्रिया ये थी कि उसने उन हवाई अड्डों पर कंक्रीट डालना शुरू कर दिया जहां पहले खुले रैंप का इस्तेमाल होता था, और अब वो मजबूत शेल्टरों को स्थायी खतरों का समाधान मान रहा है, क्योंकि खुले में विमान खड़ा करना अब ऐसे खतरों को झेल नहीं सकता था। कागज पर इस सुरक्षा का महत्व था। अगर आप जगह मजबूत करें तो अंदर के संसाधन सुरक्षित रहते हैं और ढांचे की वजह से उनकी बचने की क्षमता कुछ हद तक लौट आती है। समस्या ये है कि यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन रूस के निर्माण कार्य पूरा करने से भी तेजी से अनुकूलित हो गए। हमलों से ये दिखता है कि यूक्रेन की नई ड्रोन प्रणालियां खास तौर पर उन शेल्टरों से मिलने वाली सुरक्षा को कम कर रही हैं, जो वे देने वाले थे। एक ही बेस पर हफ्ते भर में 7 में से 6 शेल्टरों का क्षतिग्रस्त होना इस दावे का सबूत है। रूस ने खुले एयरफील्ड्स पर विमान रखने की समस्या सुलझाई, लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हो गई। वे महंगे, साफ दिखने वाले स्थायी ढांचे हैं, जिनका स्थान यूक्रेन को पता है और जिन्हें वो अंदर से उड़ा सकता है। एयरफ्रेम्स की कीमत से ज्यादा मायने क्यों हैं? समझने के लिए पहले जानना होगा हैंगर क्या है, क्योंकि अधिकतर रिपोर्ट सिर्फ नष्ट जेट्स की गिनती तक ही सीमित रहती है और इससे असल में जिस चीज पर हमला हो रहा है उसकी अहमियत कम हो जाती है। एक फाइटर जेट अपने आप में कोई अकेला हथियार नहीं है, वो तो पूरे सपोर्ट सिस्टम का दिखने वाला सिरा है। यही सिस्टम तय करता है कि किसी दिन एयरफील्ड कितनी लड़ाकू ताकत पैदा कर सकता है, जिसे सॉर्टी जनरेशन कहते हैं। हैंगर वही जगह है जहां इस प्रक्रिया का सबसे मेहनत वाला हिस्सा होता है। यहाँ इंजनों की जांच होती है, एवियोनिक्स की टेस्टिंग और कैलिब्रेशन होती है, हथियारों को हार्ड पॉइंट्स पर लोड किया जाता है। ये सब प्रशिक्षित मैकेनिक, स्पेयर पार्ट्स, ग्राउंड सपोर्ट, फ्यूल लाइंस, डायग्नोस्टिक उपकरण और मेंटेनेंस के कागजातों पर निर्भर है। और ये सब कुछ एक ही जगह पर होना चाहिए ताकि इसे असली विमान पर लागू किया जा सके। 2026 में वहां ड्रोन पहुंच सकता है। यूक्रेन को युद्ध में उस विमान के योगदान को कम करने के लिए $50 मिलियन वाले Su-30 SM को उड़ान भरने से रोकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस बेस पर सॉर्टी जनरेशन साइकिल को धीमा और महंगा करना है, पिछले हफ्ते से कम भरोसेमंद बनाना और मेंटेनेंस बे व रिपेयर स्टॉल को नुकसान पहुंचाना है। अगर ग्राउंड सपोर्ट गियर नष्ट हो जाए तो पूरी तरह उड़ान योग्य विमान भी बेकार पड़ा रह जाता है, क्योंकि उस पर सही ढंग से हथियार नहीं लगाए जा सकते और उसमें ईंधन नहीं भरा जा सकता। एयरफील्ड के आसपास की रडार या एयर डिफेंस कवरेज खत्म कर दो। अगला ड्रोन हमला पिछली बार से कम प्रतिरोध के साथ आता है। उस दिन सॉर्टी पर भेजा ना जा सकने वाला विमान रूस के लिए उतना ही बेकार है जितना कि अस्तित्वहीन विमान। इसी वजह से यूक्रेन बार बार क्रीमिया के उन्हीं कुछ एयरफील्ड्स पर हमला करता है, बजाय इसके कि कहीं और एक साथ ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। यूक्रेन जानता है कि रूस के ज्यादातर ग्लाइड स्ट्राइक कहां से आ रहे हैं, इसलिए वो उन पर सटीक हमला कर रहा है ताकि रूस किसी भी दिन जितना हमला कर सकता है उसे कम किया जा सके। लेकिन इसके पीछे एक व्यापक ऑपरेशनल तर्क है कि यूक्रेन एक साथ इतने अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों पर हमला क्यों कर रहा है। इसे पैरेलल ऑपरेशंस कहा जाता है, जो सीधे अमेरिकी वायुसेना के सिद्धांत से आता है। यही तर्क इराक के खिलाफ गठबंधन की एयर कैंपेन का आधार था। ये विचार सरल है। सीक्वेंशियल अभियान पहले एक लक्ष्य पर हमला करता है, फिर रुककर नुकसान आकलन कर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ता है। लेकिन पैरेलल अभियान दुश्मन की प्रणाली के कई हिस्सों जैसे एयरफील्ड, फ्यूल डिपो, रेडार साइट्स, एयर डिफेंस बैटरियां, रेल नोड्स, गोला बारूद भंडारण, मेंटेनेंस सुविधाएं और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ हमला करता है, वो भी एक ही समय में या जितना हो सके उपलब्ध स्ट्राइक क्षमता के अनुसार एक साथ। यहाँ लक्ष्य प्रणालीगत झटका है। जब विरोधी को हर जगह एक साथ समस्याएं मिलती हैं, तो वो मरम्मत और रक्षा संसाधन एक जगह नहीं लगा सकता। फैसले अधूरी जानकारी के साथ लिए जाते हैं।
संसाधन देश भर में अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं। पूरा सिस्टम हर जगह और एक साथ धीमा और खराब तरीके से काम करने लगता है। यूक्रेन ड्रोन, मिसाइल और तोड़फोड़ ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन अमेरिकी वायुसेना की तरह बड़े पैमाने पर नहीं। हालांकि इसकी सोच समान है। साकी पर एक हफ्ते में 2 बार हमला हुआ। फिर दूसरे हमले की उसी रात ग्वाडालूपे पर भी हमला होता है। इसी दौरान रूस की रिफाइनरियां भी कुछ ही हफ्तों के अंतराल में जल उठती हैं। रूस अपनी वायु रक्षा और मरम्मत प्रतिक्रिया को किसी एक समस्या पर केंद्रित नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही समय में बहुत सारी समस्याएं हैं जो सीमित इंजीनियरों, स्पेयर पार्ट्स और वायु रक्षा बैटरियों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जो पक्ष विरोधी को हमेशा प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है और खुद नियंत्रण में रहता है। वो थकावट की लड़ाई में जीतता है, चाहे व्यक्तिगत मुकाबले में निर्णायक जीत ना मिले। यहाँ व्यापक दृष्टिकोण जरूरी है, क्योंकि एयरफील्ड पर हमले आधी तस्वीर हैं। यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया में हैंगरों को निशाना बना रहे थे। रूस की अपनी क्षतियों की भरपाई करने की क्षमता एक दूसरे और अपेक्षाकृत शांत अभियान से कमजोर हो रही है, जो लगभग पूरी तरह पश्चिमी निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और प्रतिबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं से लड़ा जा रहा है, और रूस के अपने रक्षा औद्योगिक हिसाब किताब से। पहले एयरफ्रेम के नुकसान के आंकड़ों को देखें, जिससे प्रतिस्थापन क्षमता का महत्व समझ आता है। ओपन सोर्स ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ऑरिक्स केवल उन्हीं नुकसानों की गिनती करता है जिन्हें वो फोटो या वीडियो सबूत से पुष्टि कर सकें। ने युद्ध की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक कम से कम 43 SU-34 फाइटर बॉम्बर और कम से कम 21 SU-30 सीरीज के विमान खोए या क्षतिग्रस्त होने का दस्तावेजीकरण किया है। और क्योंकि ऑरिक्स हर एक प्रविष्टि के लिए दृश्य पुष्टि की आवश्यकता रखता है, ये आंकड़े न्यूनतम है, अधिकतम नहीं, इसलिए वास्तविक कुल संख्या लगभग निश्चित रूप से इससे अधिक है। युद्ध से पहले के SU-34 बेड़े के मुकाबले, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 163 विमान थी, केवल पुष्टि किए गए नुकसान ही उस पूरे बेड़े का 1/4 हिस्सा हैं। ये आंकड़ा उन विमानों से पहले का है जिन्हें क्षति, रखरखाव या चालक दल की कमी के कारण सेवा से हटाया गया है, जो दृश्य पुष्टि हानि ट्रैकर में नहीं दिखते। जून 2026 तक रूस के सभी फिक्स्ड विंग प्रकारों में कुल पुष्टि किए गए विमान नुकसान लगभग 185 थे। जब व्यापक गणना की जाती है, जिसमें सभी लड़ाकू विमान प्रकार शामिल होते हैं, तो ये संख्या कम से कम दोगुनी हो जाती है जब हेलीकॉप्टर और द्वितीयक नुकसान भी जोड़े जाते हैं। वास्तव में 2024 में ही रैंड का अनुमान था कि रूस की वायुसेना तेज घिसावट से युद्ध पूर्व ताकत के लगभग 75% तक गिर गई है और विमान सेवा अवधि के अंत के करीब हैं। तब से नुकसान लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में रूस की विमानन उद्योग को इनकी भरपाई करनी है, जिससे मॉस्को के लिए हालात और खराब हो जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर चुके हैं। हम हाल की घटनाओं के साथ साथ दीर्घकालिक और ऐतिहासिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं, जो दिखाता है कि युद्ध दोनों पक्षों के लिए वास्तव में कैसा चल रहा है। अब रूस की परेशानियों पर आते हैं। वीवीएस के सबसे अहम प्रोग्राम से शुरू करते हैं। Su-57 फेलन एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जो लगभग 2 दशकों से विकास में है और जिसे F-35 का सीधा जवाब माना जाता था। 2023 में रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) ने एरोस्पेस फोर्सेस को कथित तौर पर 11 Su-57 विमान सौंपे और इसके सीईओ ने सार्वजनिक रूप से आगे चलकर उत्पादन को दुगुना करने का वादा किया। डिलीवरी उल्टी दिशा में गई और 2024 में सबसे पुष्ट अनुमान के मुताबिक 22 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 5 विमान ही डिलीवर हुए और यूएससी ने पूरे 2025 में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को नए Su-57 की एक भी आधिकारिक तौर पर पुष्ट डिलीवरी नहीं दी। विश्लेषकों ने 2025 की वसंत में ऐसी तस्वीरें देखी जिनसे 2 विमानों रेड 25 और रेड 26 का संकेत मिला, लेकिन ये सिर्फ अनुमान था क्योंकि रोस्टेक ने इसे कभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया। आमतौर पर रक्षा ठेकेदार अगर उत्पादन बढ़ाता है तो संख्या, समय सीमा और बैचों की जानकारी देता है। रूस का Su-57 कार्यक्रम चुप है, बस टुकड़ों में जानकारी देता है और बाकी पर अटकलें लगती हैं। इसके पीछे शायद साधारण कारण हो सकता है। यूके थिंक टैंक रूसी ने नवंबर 2025 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था सुखोई उत्पादन में कमजोरियां, रूस के पंख काटना। इसमें सुझाव दिया गया कि रूस के प्रमुख असेंबली प्लांट्स कॉमसोमोल्स्क ऑन अमूर, नोवोसिबिर्स्क और इरकुत्स्क पहले से ही प्रत्यक्ष प्रतिबंधों के तहत हैं। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि टाइटेनियम एयरफ्रेम कंपोनेंट्स
पार्ट्स, इंजन पार्ट्स और रडार सिस्टम बनाने वाले उनके कई दूसरे तीसरे स्तर के आपूर्तिकर्ता अब तक प्रतिबंधों से बच गए हैं। रूसी ने इसे मौजूदा प्रतिबंध व्यवस्था की एक मौजूदा खामी बताया, न कि इस कमजोरी के न होने का प्रमाण। रूसी के मैपिंग से पता चला कि सबसे अहम आपूर्तिकर्ता यूईसी, यूएमपीओ और यूएफए जैसे इंजन निर्माता हैं। टाइटेनियम आपूर्तिकर्ता वीएसएमपीओ अविस्मा और रडार निर्माता रियाजन स्टेट इंस्ट्रूमेंट मेकिंग एंटरप्राइज, ये सभी रूस के यूरोपीय हिस्से में हैं, जो यूक्रेन की बढ़ती लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता की मारक सीमा में है। यानी क्रीमिया में हैंगरों पर लागू स्ट्राइक लॉजिक का एक दूसरा अहम टारगेट सेट है, जो काफी हद तक प्रतिबंधों से बाहर और उत्तर में पहुंच के भीतर है। बाधाएं बढ़ती हैं। सू-57 को एक अगली पीढ़ी के इंजन के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया था, जिसे इज़देलिये 30 के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये विमान कई सालों से पुराने AL-41 इंजन के साथ उड़ रहा है, जबकि नया इंजन स्थिर प्रदर्शन देने में संघर्ष कर रहा है। एक आधुनिक स्टेल्थ फाइटर का पूरा ऑपरेशनल वादा उसकी थर्मल सिग्नेचर, सेंसर प्रवर्शन और सुपर क्रूज क्षमता उसी अंतिम इंजन कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी है। निर्माता उस विमान के बड़े पैमाने पर उत्पादन से हिचकिचाते हैं, क्योंकि मुख्य पावर प्लांट तय नहीं हुआ है। ऊपर बताए गए प्रतिबंधों के कारण पुर्जों की कमी और अधूरे इंजन ट्रांजिशन से यही स्थिति बनती है जो हम देख रहे हैं। ऐसे विमान जो मौजूद हैं, जो उड़ते हैं, जिन्हें कभी कभी प्रचार उड़ानों के लिए बाहर निकाला जाता है, लेकिन जिन्हें उस तरह के स्थिर अनुमानित उत्पादन में नहीं डाला जा सकता जो वास्तव में युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। ओपन सोर्स के मुताबिक Su-57 की प्रति यूनिट कीमत कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 50 से 100 मिलियन डॉलर तक है। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में अधिक आसानी से बनाए जाने वाले Su-34 और Su-35S अपनी लागत के हिसाब से तुरंत युद्ध में ज्यादा मूल्य देते हैं, तो रूसी योजनाकार वही कर रहे हैं जो गणित उन्हें बताता है। महंगे प्रतिबंधों से जकड़े प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जगह अब वे जल्दी तैयार हो सकने वाले विमानों को प्राथमिकता दे रहे हैं, भले ही वे साधारण विमान जल्दी खो रहे हों। इन सब को ठीक करने के लिए पैसा जुटाना अब और मुश्किल हो रहा है। नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में रोस्टेक के सीईओ सर्गेई कैमिसोव ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि रूसी रक्षा निर्यात 2022 के स्तर की तुलना में लगभग आधा हो गया है। उन्होंने इस गिरावट का कारण युद्धकालीन उत्पादन को लगभग पूरी तरह से रूसी सेना की ओर मोड़ना बताया, न कि विदेशी खरीदारों की ओर। आक्रमण से पहले रूस लगभग 1.1 ट्रिलियन रूबल कमा रहा था। लगभग 14 अरब डॉलर सालाना हथियार निर्यात से होने वाली आय वो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक था। जैम्सटाउन फाउंडेशन के स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार असली गिरावट कैमिसोव के अनुमान से भी कहीं ज्यादा गहरी है। सिर्फ 2021 से 2024 के बीच निर्यात में 92% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये गिरावट युद्धकालीन उत्पादन के पुनर्निर्देशन, प्रतिबंधों, महंगाई और विदेशी खरीदारों के, जिनमें भारत जैसे पारंपरिक रूप से भरोसेमंद ग्राहक भी शामिल हैं, सक्रिय रूप से दूसरे आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख करने के संयुक्त असर का नतीजा है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के आंकड़ों के अनुसार रूस की वैश्विक हथियार निर्यात बाजार में कुल हिस्सेदारी 5 वर्षों में 21% से घटकर सिर्फ 7% से भी कम रह गई है। ये एक अभूतपूर्व गिरावट है उस देश के लिए जिसने दशकों तक दुनिया के शीर्ष 3 हथियार निर्यातकों में अपनी जगह बनाए रखी थी और जिसने वैश्विक दक्षिण में महत्वपूर्ण राजनयिक प्रभाव भी स्थापित किया है, विशेषकर हथियार संबंधों के जरिए। अब ये सिर्फ निर्यात तक सीमित नहीं है, इसका असर मुख्य वित्तीय आंकड़ों में भी दिखने लगा है। जुलाई 2026 में रोस्टेक ने खुलासा किया कि 2025 में उसकी शुद्ध कमाई 42% गिर गई, जबकि घरेलू युद्धकालीन ऑर्डरों में बढ़ोतरी के कारण उसकी आय 25% बढ़ गई। एक रिपोर्ट में चेज़नॉकोव ने रूस के प्रधानमंत्री से कहा कि कंपनी के पास नई निवेश परियोजनाओं के लिए बहुत कम पूंजी बची है। ऐसा कैसे हो सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की योजनाएं रोस्टेक पर इस तरह थोपी जा रही हैं कि उन्हें निर्यात के लिए बनाई गई योजनाओं की तुलना में काफी कम मुनाफे पर स्वीकार करना पड़ रहा है। घरेलू खरीद अनुबंधों में निर्यात अनुबंधों की तुलना में काफी कम मुनाफा मिलता है। ये बात बहुत कुछ कहती है कि जिस देश ने युद्ध शुरू किया, अब वो वास्तव में उसे समाप्त करने में मदद कर सकने वाले उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य उपकरणों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता और पुरानी तकनीक के सहारे थकावट की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों अभियानों को साथ रखिए, नतीजा साफ दिखता है। यूक्रेन रूसी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर रहा है, हैंगर के ईंधन और ग्राउंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर रहा है, जो बचे हुए विमानों से उड़ानें संचालित करते हैं। ये सब एक व्यापक समानांतर अभियान के तहत किया जा रहा है, जिससे रूसी मरम्मत और रक्षा क्षमता हर जगह ओवरलोड हो जाए। इस समय पश्चिमी प्रतिबंध, निर्यात नुकसान और रूस का युद्धकालीन संसाधन आवंटन उसके औद्योगिक आधार को जकड़ रहा है, जिसे इन नुकसानों की भरपाई करनी थी। ये दोनों दबाव एक दूसरे को सकारात्मक रूप से मजबूत करते हैं। रूस द्वारा बनाए गए मजबूत शरण स्थल
मेटल और वे आंशिक रूप से प्रतिबंधित आपूर्तिकर्ता जो अभी भी चुपचाप उसी आपूर्ति श्रृंखला में टाइटेनियम व रडार पुर्जे भेज रहे हैं, अब उन्हीं ड्रोन का अगला निशाना बन सकते हैं जिन्होंने साकी के 6 शरण स्थलों के दरवाजे उड़ाए थे। पहले जिस रिपोर्ट का जिक्र हुआ था उसमें रूसी की सिफारिश सबको जोड़ती है। पश्चिमी देशों को प्रतिबंधों का दायरा दूसरे तीसरे स्तर के आपूर्तिकर्ताओं तक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वही ऐसी कमजोर कड़ी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। इस बीच रूस को जितने भी अतिरिक्त निर्यात अनुबंधों का नुकसान होता है, क्योंकि भारत जैसे खरीदार अधिक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता की ओर बढ़ जाते हैं, उतना ही मॉस्को के पास पैसे का एक स्रोत कम हो जाता है जिसे वो उसी तेज उत्पादन को फंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जिसके बारे में RUSI पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वो डगमगा रहा है। इसी प्रक्रिया के कारण क्रीमिया एयरफील्ड अभियान उसकी हताहत संख्या से ज्यादा अहम हो जाता है। यूक्रेन को रूस के मौजूदा विमान बेड़े के खिलाफ अकेले थकावट की लड़ाई नहीं जीतनी है, उसे बस इतना करना है कि रूसी नुकसान उस प्रतिस्थापन प्रक्रिया से तेज रहे जिसे प्रतिबंधों के कारण खोई हुई निर्यात आय और एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला धीमा कर रही है जो प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित आपूर्तिकर्ताओं में बटी हुई है, जो पहले से ही अपने दम पर टिके रहने के लिए जूझ रही है। इसमें किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रीमिया पर रूसी वायु शक्ति किसी तय समय सीमा में ढह जाएगी, और हमें ये भी सावधान रहना चाहिए कि हम इसकी वास्तविक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। रूस के पास अब भी दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक आधारों में से एक है। ये अभी भी एयरफ्रेम डिजाइन कर सकता है, टाइटेनियम संरचनाएं बना सकता है और हथियार प्रणालियों का देश के भीतर एकीकरण कर सकता है। युद्ध के दौरान इसने अनुकूलन और नवाचार की क्षमता दिखाई है, जैसे ईंधन प्रणालियों और एवियोनिक्स परीक्षण के लिए नई सुविधाएं खोलना। यहाँ तक कि साकी को भी फिर से बनाया जा सकता है, फिर से सुसज्जित किया जा सकता है और फिर से सुरक्षित किया जा सकता है, अगर मॉस्को इसे उसी तरह प्राथमिकता देने का फैसला करता है जैसे उसने पहले अपने ठिकानों का पुनर्निर्माण किया है। और समानांतर संचालन अपने स्वभाव से तभी काम करते हैं जब उन्हें चलाने वाला पक्ष उस गति को बनाए रख सकता है। यूक्रेन का बढ़ता ड्रोन उत्पादन क्रीमिया के आसपास रूस के मजबूत होते वायु रक्षा नेटवर्क से टकरा रहा है, जिसे इन्हीं हमलों के जवाब में और मजबूत भी किया जा रहा है और खास तौर पर उसी हिसाब से ढाला भी जा रहा है। अगर रूसी जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यूक्रेन की टारगेटिंग प्रणालियों की तुलना में ज्यादा तेजी से सुधरें तो हमले की सटीकता कम हो सकती है। साकी हमलों और औद्योगिक आंकड़ों से हमें आगे बढ़ने की वही दिशा दिखती है जो 1 साल से भी ज्यादा समय से उल्लेखनीय रूप से एक जैसी बनी हुई है। रूस लगातार बीते कल की कमजोरियों को दूर करता रहता है और यूक्रेन अगली कमजोरी खोज लेता है, चाहे वो ऐसा नया हमला ड्रोन हो जो कंक्रीट को भी पार कर जाए, या फिर पश्चिमी प्रतिबंधों की सूची हो जिसमें अभी तक किसी खास सप्लायर का नाम शामिल न हुआ हो। हाल के वर्षों में सैन्य युद्ध क्षेत्र में बिना चालक वाले सिस्टम अब कई भूमिकाएं निभा रहे हैं जो पहले सैनिकों के जिम्मे थीं। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रसद और घायल सैनिकों की निकासी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इंसानों को ये खतरनाक काम करने से बचाया जा रहा है। कुछ ग्राउंड रोबोट्स को स्वायत्त या रिमोट कंट्रोल युद्ध के लिए ढाला जा रहा है, जिससे यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर जनशक्ति की कमी दूर करने में मदद मिलती है। लेकिन हवा में ड्रोन ने युद्ध का चेहरा पहले ही निस्संदेह बदल दिया है। मानवरहित हवाई वाहन टोही करते हैं, दुश्मन के मोर्चे के पीछे गहराई तक लंबी दूरी के हमले करते हैं और यहाँ तक कि छोटे हमलावर ड्रोन को ले जाने वाले मदरशिप के रूप में भी काम करते हैं। हालांकि एक उपकरण है जिसे वे अभी तक पूरी तरह से बदल नहीं पाए हैं, असली लड़ाकू विमान। लेकिन ये सब अब बदलने वाला है। तुर्की ने अभी हाल ही में, जिसे दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू विमान माना जा रहा है, एक और सफल फायरिंग टेस्ट किया है, जिसके बारे में अफवाह है। बायरक्तार किजिल एल्मा एक नवोन्मेषी जेट है जिसकी क्षमताएं अमेरिका से आ रहे नए हाईटेक हथियारों की बराबरी करती मानी जा रही हैं। और तो और मौजूदा प्रोटोटाइप यूक्रेन में बने इंजन से चलते हैं। तो ये है किजिल एल्मा और उसके यूक्रेनी इंजन की पूरी कहानी और इसका भविष्य के युद्धों पर क्या असर पड़ेगा। काइजिल एल्मा नाम तुर्की भाषा से अनुवाद करने पर लाल सेब होता है, जो तुर्की मिथकों में एक प्रसिद्ध प्रतीक है और दूर लेकिन निश्चित जीत का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हर एक सफल परीक्षण के साथ ये सपना कई गुना करीब आता जा रहा है। किजिल एल्मा के सबसे हालिया परीक्षण का वीडियो जुलाई 2026 में सामने आया था। निर्माता बेकार टेक्नोलॉजीज के अनुसार S2 टेल नंबर वाला एक किजिल एल्मा 8 जुलाई को चोरलू के अकिंजी फ्लाइट ट्रेनिंग और टेस्ट सेंटर से रवाना हुआ था, जो कि किरदाग में स्थित है। इसका गंतव्य था मर्सिन में स्थित 5वीं मेन जेट बेस कमांड, जहां फायरिंग टेस्ट किया जाना था। बेस पर कई तैयारियों और परीक्षणों के बाद इस मानव रहित लड़ाकू विमान ने अपने पंखों के नीचे 2 सुपरसोनिक जेट 230 मिसाइलें लेकर उड़ान भरी और 9 सैनिक लक्ष्य की ओर बढ़ा। काइजिल एल्मा ने इसके बाद अपनी जेट 230 मिसाइलें दागी और 74 मील से भी अधिक दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से भेदा।
ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एक और बड़ा मुकाम पार करने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि मानव रहित लड़ाकू विमान हवा से जमीन पर सुपरसोनिक हथियारों के साथ महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। जिस जेट 230 मिसाइल को उसने दागा, उसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ये बताया गया है कि इसकी अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर या 124 मील से अधिक है। हालांकि ये संभवतः तुर्की की UAV 230 मिसाइल का एक रूपांतरण है, जिसे निर्माता रॉकेटसन एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वर्णित करता है। UAV 230 की रेंज लगभग 93 मील बताई जाती है, जो कम है। तो अगर जेट 230 वास्तव में UAV 230 का विस्तार है, तो बढ़ी हुई रेंज इसका एक अपग्रेड है। लेकिन जो भी मामला हो, एक सुपरसोनिक मिसाइल के साथ सफल परीक्षण किजिल एल्मा की बढ़ती आक्रामक क्षमताओं की पुष्टि करता है। इससे पहले इसका सफल परीक्षण टोलुन तेबर 82 KGK के साथ भी किया जा चुका है। LGK 82 गोला बारूद भी जेट 230 की तरह तुर्की में घरेलू रूप से बनाए गए हैं। लेकिन इन अन्य गोला बारूद और जेट 230 के बीच एक बड़ा अंतर है, जो इस ताजा परीक्षण को अलग बनाता है। टोलुन तेबर 82 KGK LGK 82 गोला बारूद सभी गाइडेड ग्लाइड बम है, मिसाइल नहीं है। टोलुन एक सटीक गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है, जिसे अक्सर गाइडेड बॉम्ब या शॉर्ट रेंज मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसे तुर्की के असलसान ने विकसित किया है। स्टैंडर्ड मॉडल में GPS INS गाइडेंस है, जो हालिया परीक्षण में मारे गए स्थिर लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है। एक इमेजिंग इंफ्रारेड या IIR वेरिएंट भी उपलब्ध है, जो चलते लक्ष्यों को निशाना बनाता है। IIR वर्जन में 2-वे डेटा लिंक शामिल है, जिससे मैन इन द लूप कंट्रोल के जरिए टारगेट पर सटीक लॉकिंग की जा सकती है, ठीक टकराने तक। टोलुन की रेंज लगभग 55 नॉटिकल मील है। इसकी प्रभावी ऊंचाई 40,000 फीट है और इसका सर्कुलर प्रोबेबल एरर या CEP लगभग 49 फीट है। यह खास तौर पर मजबूत संरचनाओं पर हमला करने के लिए बना है। इसमें बंकर बस्टर वारहेड हैं, जो 3.3 फीट मोटे प्रबलित कंक्रीट को भेद सकता है। ये बम तुर्की के F-16 ब्लॉक 40 फाइटर जेट्स के बेड़े पर इस्तेमाल के लिए प्रमाणित है। अब इसे काइजिल एल्मा के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मजबूत बंकरों या नजदीकी गाड़ियों को बेहद सटीक व किफायती तरीके से निशाना बनाता है और रियल टाइम ऑप्टिकल कंफर्मेशन भी देता है। जेवलिन 230 सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण से किजिल एल्मा को अब लंबी दूरी की हाई स्पीड स्ट्राइक की क्षमता मिल गई है, जिससे वो संरक्षित या अधिक दूर के लक्ष्यों पर, यहाँ तक कि समुद्र में चलते लक्ष्यों पर भी हमला कर सकता है। इसी तरह LGK 82 एक 500 पाउंड वर्गा का लेजर गाइडेड बम है, जिसे असलसन द्वारा भी बनाया गया है। इसका लेआउट अमेरिकी पेववे सीरीज जैसा ही है। ये फाइटर जेट से छोड़े जाने पर लगभग 7.5 मील की दूरी तक पहुंच सकता है और इसका लेजर गाइडेंस किट नेटो मानक MK 82 और रूसी मानक FAB सीरीज के जनरल पर्पस बमों पर लगाया गया है। टेबर 82 एक हाइब्रिड गाइडेंस किट है, जिसमें लेजर और GNSS गाइडेंस शामिल है। ये 3 वेरिएंट्स में मिलती है: बेसलाइन स्टबी विंग किट धीमी प्लेटफॉर्मों के लिए और एक्सटेंडेड रेंज विंग किट। फाइटर्स के लिए बेसलाइन वेरिएंट की रेंज लगभग 7.4 मील है, जो एक्सटेंडेड रेंज विंग किट के साथ लगभग 50 मील तक बढ़ जाती है। जेवलिन 230 के साथ नवीनतम परीक्षण से कुछ ही हफ्ते पहले जून 2026 में एक और सफल परीक्षण हुआ, जिसमें LGK 82, तेबर 82 और हाईटेक तुर्की हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया। टॉयगन इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम या EOTS। ये एम्बेडेड टारगेटिंग सेंसर्स असलसन ने कम दिखने वाले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे किजिल एल्मा और एडवांस्ड बाइक और UAV जैसे कान अंका 3 के लिए बनाया है। पारंपरिक टारगेटिंग पॉड्स के विपरीत, जो बाहर लटकते हैं और रडार सिग्नेचर बढ़ाते हैं, टॉय टॉर्गन पूरी तरह से विमान के फ्यूजलेज में एकीकृत है, जिससे इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल बनी रहती है। ये काइजिल एल्मा को दुनिया का पहला अनमैन्ड फाइटर बनाता है, जिसमें एम्बेडेड EOTS हैं, जो पहले सिर्फ मानव चालित 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स जैसे F-35 में मिलता था। परीक्षण के दौरान टॉय टॉर्गन 100 EOTS द्वारा चिन्हित एक स्थिर लक्ष्य पर दोनों बमों से हमला किया गया, जिससे किजिल एल्मा की अपनी क्षमता सिद्ध हो गई कि वो अपने दम पर स्टैंड इन स्ट्राइक कर सकता है, जिसमें टॉय टॉर्गन 100 EOTS मुख्य एयर टू सरफेस सेंसर के रूप में काम करता है। हमें पता था काइजिल एल्मा हाई प्रिसीजन ग्लाइड बॉम्ब तैनात कर सकता है। ताजा परीक्षण से पता चला कि अब ये चलते लक्ष्यों पर सुपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइलें भी दाग सकता है, जो इसकी क्षमताओं में बड़ा इजाफा है। अगर आप काइजिल एल्मा के विकास को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हैरानी की बात नहीं है। विकास बहुत तेजी से हो रहा है और हर कुछ महीनों में नई खूबियां और क्षमताएं दिखती रहती हैं।
शुरुआती परीक्षण तो हाल ही में 2022 में ही शुरू हुए थे, लेकिन विकास की रफ्तार ऐसी रही है कि ये 2025 की गर्मियों से ही सीरियल प्रोडक्शन में है और पहली ऑपरेशनल डिलीवरी अगले साल होने की उम्मीद है। तेज बदलावों के चलते सीरियल प्रोडक्शन के समय स्पष्ट नहीं था कि ये कौन से हथियार ले जाएगा, लेकिन अब ये रोज और स्पष्ट हो रहा है और काफी प्रभावशाली है। गाइडेड गोला बारूद और सुपरसोनिक मिसाइलों के अलावा किसी किजिलेल्मा से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो रॉकेट सान की सिरित मिसाइल ले जाएगा, जो अमेरिकी APKWS की तुर्की समकक्ष है। ये इसकी बढ़ती हुई लक्ष्यों की सूची में शाहिद प्रकार के UAVs को गिराने की क्षमता भी जोड़ देगा। और ये बात किजिलेल्मा में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाले पक्षों में से एक यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। यूक्रेन में रूस के जेरान ड्रोन, जो कुख्यात शाहिद के रूसी संस्करण है, गिराना अब राष्ट्रीय खेल जैसा बन गया है और इन्हें गिराने के ज्यादा तरीके बेहतर माने जा रहे हैं। अधिकांश नेटो सदस्यों से अलग तुर्की सरकार ने रूस यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ रुख अपनाया और दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखे। हालांकि देश के कुछ रक्षा ठेकेदारों ने स्पष्ट रूप से यूक्रेनी पक्ष का समर्थन किया है। खास तौर पर यूक्रेन ने बाइकार के साथ अपने संबंधों को आक्रमण शुरू होने के बाद से लगातार बढ़ाया है। 2022 में कंपनी ने प्रसिद्ध रूप से यूक्रेन, लिथुआनिया और पोलैंड में क्राउड फंडिंग अभियानों के जवाब में अपने TB2 अटैक ड्रोन की कई इकाइयां दान की थीं, भुगतान लेने से इनकार कर दिया था और ड्रोन खरीदने के लिए जुटाई गई राशि को मानवीय सहायता के लिए भेज दिया था। 2022 के मध्य तक लगभग 50 TB2 यूक्रेन को सौंपे जा चुके थे और 2023 की शुरुआत में अतिरिक्त प्रत्यक्ष दान की पुष्टि भी हुई थी। युद्ध के शुरुआती चरणों में रूसी वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खिलाफ सीमित प्रभावशीलता के कारण उनका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन हाल के समय में बायरक्तर TB2 ड्रोन ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण सामरिक वापसी की है। लगभग जून 2025 से शुरू होकर यूक्रेनी TB2 ड्रोन ने कई बार काले सागर में रूसी हाई स्पीड अटैक बोट्स और लैंडिंग क्राफ्ट को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट किया है। उदाहरण के लिए 3 सितंबर 2025 को एक TB2 ड्रोन ने खेरसोन ओब्लास्ट के कब्जे वाले हिस्से में टेंड्रिश्का स्पिट, जो जमीन की एक संकरी पट्टी है, के पास रूसी एयरबॉर्न सैनिकों को ले जा रही एक हाई स्पीड अटैक बोट को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी नौसेना ने टेलीग्राम पर एक आधिकारिक बयान में बताया कि 7 कब्जाधारियों को मारा और 4 घायल हुए। हाल ही में यूक्रेन के TB2 ड्रोन बेड़े का इस्तेमाल टोही और नौसैनिक जहाजों व तटीय शिविरों पर सटीक हमलों के लिए किया गया है, जिसमें रूसी हवाई कवरेज में मौजूद कमियों का फायदा उठाया गया। ऐसा लगता है कि वे प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए माना जाता है कि यूक्रेनी TB2 ड्रोन ने जून 2026 में काला सागर में 2 रूसी नौसैनिक ड्रोन नष्ट किए। बाइकॉटर की यूक्रेन में भागीदारी सिर्फ TB2 ड्रोन दान तक सीमित नहीं है। कंपनी कीव क्षेत्र में एक बड़ा ड्रोन निर्माण संयंत्र बना रही है। दूसरे शब्दों में, ये आपूर्तिकर्ता से घरेलू निर्माता बनने की दिशा में है। सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट में बायकटर की यूक्रेन में 3 परियोजनाओं में $100 मिलियन निवेश की योजना सामने आई थी। अगले साल फरवरी में CEO हलुग बायरक्तर ने रियाद वर्ल्ड डिफेंस शो में बताया कि पहली परियोजना का निर्माण शुरू हो चुका है। कीव में एक प्रमुख बाइकॉटर ड्रोन निर्माण सुविधा इस संयंत्र से पूरी तरह चालू होने पर प्रति वर्ष लगभग 120 बड़े ड्रोन का उत्पादन होने की उम्मीद है और इसमें लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। लक्ष्य TB2 और संभावित रूप से TB3 कैरियर आधारित ड्रोन को असेंबल करना है, जिसमें अखिंसी के साथ साथ किजिलेल्मा को भी शामिल करने की योजना है। ये सुविधा 12 महीनों के भीतर चालू होनी थी। ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 1 साल में रूस यूक्रेन के बीच बुनियादी ढांचे की जंग बढ़ने से निर्माण में देरी समझी जा सकती है। अक्टूबर 2025 तक रिपोर्टों के मुताबिक उस स्थल पर रूसी मिसाइलों से 4 बार हमला हो चुका था, जिससे संरचनात्मक नुकसान और सामग्री की हानि हुई थी, CEO के अनुसार। फिर भी निर्माण कार्य जारी है और बाइकार का यूक्रेन में किजिलेल्मा का उत्पादन करने पर जोर देना समझ में आता है, क्योंकि इसमें यूक्रेनी इंजन है। सीरियल प्रोडक्शन में कौन सा यूक्रेनी इंजन इस्तेमाल होगा, ये देखना बाकी है। अगर आप हथियार प्रणालियों व तकनीकों की जानकारी और सैन्य समाचारों का विश्लेषण पसंद करते हैं, तो आप सही जगह हैं। यही हम मिलिट्री शो में हर दिन आपको देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें ताकि आप हमेशा सबसे पहले जान सकें। किजिलेल्मा की अवधारणा पहली बार 2013 में पेश की गई थी और इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन 2021 में सामने आए थे।
उसी साल के पतझड़ में साहा डिफेंस एक्सपो में बायकार और यूक्रेनी इंजन निर्माता येवचेंको प्रोग्रेस ने इंटीग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया। इरादा हमेशा रहा है कि जिल एल्मा और संभवतः अन्य तुर्की उन्नत ड्रोन यूक्रेनी इंजन इस्तेमाल करें, और जबकि तुर्की कथित तौर पर वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहा है, जहां तक किसी को पता है आज भी यही स्थिति बनी हुई है। प्रारंभिक 3 किजिल एल्मा प्रोटोटाइप्स ने उपध्वनि उड़ान परीक्षण, वायु गतिकीय सत्यापन और प्रारंभिक हथियार एकीकरण के लिए इवचेंको प्रोग्रेस के AI-25 TLT इंजन का इस्तेमाल किया, लेकिन चौथे प्रोटोटाइप के लॉन्च से, जिसे मई 2025 में PT-4 नाम दिया गया, कार्यक्रम ने अधिक शक्तिशाली AI-322F आफ्टर बर्निंग इंजन की ओर रुख कर लिया है। ये भी इवचेंको प्रोग्रेस द्वारा बनाया गया है। ये कदम कई अच्छे कारणों से समझ में आता है, खासकर दोनों इंजनों की डिजाइन की उम्र को देखकर। मूल इवचेंको AI-25 को सोवियत संगठन इवचेंको OKB द्वारा यूक्रेन में विकसित किया गया था। इसे याकोवलेव याक-40 ट्रिजेट विमान के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे अक्सर पहला क्षेत्रीय जेट परिवहन विमान माना जाता है। इस इंजन का विकास 1965 में शुरू हुआ था। 1966 में पहली परीक्षण उड़ान हुई और अगले साल बड़े पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी मिली। यूक्रेन की विमान इंजन निर्माता मोटर सिच, जो इवचेंको प्रोग्रेस के पास ज़पोरिजिया में स्थित है, आज भी ये इंजन बनाती है। हालांकि जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, आज जो वेरिएंट बनाए जा रहे हैं वे दशकों में काफी बदलावों से गुजरे हैं। आज सबसे प्रसिद्ध वेरिएंट जो इस्तेमाल हो रहा है वह AI-25 TL है। इसे मूल रूप से एरो L-39 एल्बाट्रॉस सैन्य ट्रेनर के लिए विकसित और डिजाइन किया गया था, जिसने 1968 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। कुल मिलाकर 3000 से अधिक एरो L-39 एल्बाट्रॉस बनाए गए थे, जिनमें से 2900 आज भी सक्रिय सेवा में हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश के इंजनों को बाद में अपग्रेड कर दिया गया है। इवचेंको प्रोग्रेस 1990 के दशक से मूल इंजन का एक अपग्रेड AI-25T LSH बाजार में ला रहा है। AI-25 TL का एक और वेरिएंट AI-25 TL के भी विकसित किया गया था, ताकि वो चीनी होंगडू JL-8 यानी K-8 काराकोरम जेट ट्रेनर को शक्ति प्रदान कर सके। और अब परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है, AI-25 TLT। इसे खास तौर पर किजिल एल्मा को शक्ति देने के लिए एक अधिक शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। अब AI-25 TLT एक मीडियम बाईपास टर्बोफैन इंजन है, जिसका ड्राइवर्स लगभग 770 पाउंड है, जो लगभग 3790 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें किजिल एल्मा की सुपरसोनिक उड़ान के लिए ताकत नहीं है। ये केवल लगभग माक 0.8 से माक 0.9 की गतितुकी शक्ति प्रदान कर सकता है, जो कि मानक क्रूजिंग ऊंचाई 35,000 फीट पर है, यानी लगभग 528 से 594 मील प्रति घंटा। इसी कारण किजिल एल्मा के नए प्रोटोटाइप में ताकतवर AI-322 इंजन लगाया गया है, और प्रोडक्शन वर्जन में भी संभवतः यही इंजन लगाया जाएगा। AI-322F एक उन्नत आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो AI-22225F पर आधारित है, जो कि इवचेंको प्रोग्रेस द्वारा निर्मित एक और मजबूत यूक्रेनी इंजन है। AI-25 TLT की तुलना में ये कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये ड्राई थ्रस्ट में 5510 पाउंड फोर्स और आफ्टर बर्नर के साथ 9900 पाउंड फोर्स तक देता है। ये लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये अतिरिक्त ताकत किजिल एल्मा को सुपरसोनिक गति हासिल करने में सक्षम बनाती है, जो मैक 1.4 से 1.6 या 35,000 फीट की ऊंचाई पर 924 से 1056 मील प्रति घंटा तक है। ये बिना पायलट वाले विमान को भी आधुनिक फाइटर जेट जैसे हाई जी लड़ाकू युद्धाभ्यास करने में सक्षम बनाता है। पहले बताया गया था कि किजिल एल्मा के बड़े पैमाने पर उत्पादन में तुर्की वायुसेना और नौसेना, जो इसके पहले ग्राहक हैं, के लिए कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि AI-322F के सभी सफल परीक्षणों के कारण ये व्यापक रूप से माना जाता है कि यही इंजन इन डिलीवरीज को पावर देगा। साथ ही ड्रोन के पहले पुष्टि किए गए निर्यात ग्राहक इंडोनेशिया के लिए भी। मई 2026 में बायकार और इंडोनेशियाई समूह PT रिपब्लिक एरो डिरिगुन डिरिगंतारा के बीच 12 किजिल एल्मा की डिलीवरी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस्तांबुल में 2026 के साहा एक्सपो के दौरान हुआ। इस समझौते में 2028 से डिलीवरी शुरू करने के साथ साथ इंडोनेशिया में स्थानीय उत्पादन तथा रखरखाव व मरम्मत सुविधाओं की स्थापना का प्रावधान है। इंडोनेशिया में ये ड्रोन संभवतः नौसेना द्वारा चलाए जाएंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के एयर विंग में शामिल होंगे, जिसका जकार्ता को हस्तांतरण जल्द होने की उम्मीद है। ये जहाज 2024 में इतालवी
भारतीय नौसेना से हटाया गया था। पहले यहाँ AV-8B हैरियर 2 जेट्स चलते थे। अब आधुनिकीकरण में किजिल एल्मा जैसे मानव रहित सिस्टम का उपयोग बढ़ेगा। शक्तिशाली AI-322F इंजन ने किजिल एल्मा को प्रोटोटाइप से तैनाती योग्य संसाधन बना दिया है, जिससे इंडोनेशियाई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। ये सुपरसोनिक गति देता है। किजिल एल्मा का अधिकतम टेक ऑफ वजन 18,700 पाउंड से अधिक है और ये 3,300 पाउंड पेलोड के साथ भी सुपरसोनिक गति देता है। लेकिन नए इंजन के साथ कुछ समझौते भी हैं, क्योंकि ये AI-25 TLT से बड़ा और भारी है। इसका ड्राइव ऑन लगभग 1,234.5 पाउंड है। अतिरिक्त आकार और वजन के कारण किजिल एल्मा के एयरफ्रेम में डिजाइन में बदलाव करने पड़े, जैसे कि तीसरे प्रोटोटाइप में दिखने वाले बड़े एयर इंटेक्स और मजबूत लैंडिंग गियर। AI-322F की ईंधन खपत भी AI-25 TLT की तुलना में दुगुनी से अधिक है, खासकर आफ्टर बर्नर मोड में। प्रति घंटे प्रति पाउंड थ्रस्ट के लिए 1.9 पाउंड ईंधन, जबकि क्रूज में AI-25 TLT के लिए लगभग 0.8 पाउंड है। इसका मतलब है कि नए इंजन वाले वेरिएंट्स की रेंज कम होगी, जब तक अतिरिक्त खपत की भरपाई बड़े आंतरिक ईंधन टैंकों से नहीं की जाती। लेकिन बड़े आंतरिक टैंक पहले से ही एक शानदार मशीन में एक और प्रभावशाली फीचर ही होंगे। इसमें स्टेल्थ क्षमता है। एयरफ्रेम को स्टेल्थ के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन, केनार्ड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर और सिग्नेचर कम करने के लिए आंतरिक हथियार डिब्बे हैं। ये व्यावहारिक भी है। इंडोनेशिया में प्रस्तावित उपयोग से स्पष्ट है कि किजिल एल्मा को विमान वाहक पोत से संचालन के लिए बनाया गया है। तुर्की के मामले में इसे खास तौर पर तुर्की के प्रमुख उभयचर हमला पोत TCG अनादोलू पर बिना कैटापल्ट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए अनुकूलित किया गया है और ये उन्नत है। ये विमान स्वायत्त टैक्सिंग, टेक ऑफ, लैंडिंग और उड़ान के लिए AI आधारित मिशन कंप्यूटर का उपयोग करता है। इसके सेंसर्स भी अत्याधुनिक हैं, जिनमें असलसन मुराद ESA रडार, करात इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और पहले बताए गए टोईगॉन EOTS शामिल है। जहां तक इसके हथियारों की बात है, हर सफल परीक्षण के साथ इसका हथियार जखीरा बढ़ रहा है, जिससे बाइकर का दावा मजबूत होता है कि किजिल एल्मा दुनिया का पहला स्वायत्त फाइटर जेट है। बेशक इसमें अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II जैसे सबसे उन्नत पश्चिमी जेट्स की सारी खूबियां या जबरदस्त ताकत नहीं है, लेकिन किजिल एल्मा की मौजूदा खूबियां इसे लगभग 4.5 जनरेशन की क्षमता वाले फाइटर जेट्स के स्तर पर ला देती हैं, जैसे कि लेटेस्ट F-16 वेरिएंट या चीनी J-10। लेकिन इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, भले ही ये सस्ता नहीं है, ये समान क्षमताओं वाले मानव चालित फाइटर जेट्स की तुलना में काफी सस्ता होने की संभावना है। 30 से 40 मिलियन डॉलर की अनुमानित यूनिट कीमत स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगभग 30 से 40 मिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। ये कीमत इसे नए F-35A की लगभग 85 से 115 मिलियन डॉलर और नए डसो रफाल की 80 मिलियन डॉलर की कीमत के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी बनाती है। यहाँ तक कि F-16 का नवीनतम ब्लॉक 70-72 वेरिएंट भी सपोर्ट पैकेज के अनुसार 60 से 100 मिलियन डॉलर के बीच आता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कोई पायलट नहीं है। किजिल एल्मा को F-16 से ज्यादा खतरनाक हालात में उड़ाया जा सकता है, लेकिन अगर इसे मार गिराया जाता है तो ये महंगी और गंभीर क्षति होगी। लेकिन ये उतना महंगा और नुकसानदायक नहीं है जितना कि किसी मानव चालित फाइटर जेट के पायलट के लिए लंबी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना या फिर पायलट को पूरी तरह खो देना। इन फायदों को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि कई देश तुर्कों के पीछे पीछे अपने खुद के बिना पायलट वाले फाइटर जेट विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंसानी पायलटों को पूरी तरह से बेकार कर देने की क्षमता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और भारत में भी किजिल एल्मा जैसे बिना पायलट फाइटर जेट्स विकसित या परीक्षण हो रहे हैं, लेकिन किजिल एल्मा को स्वतंत्र फाइटर माना गया है। बाकी सभी का उद्देश्य मानव चालित फाइटर जेट्स के लिए वफादार साथी बनना है। उदाहरण के लिए अमेरिका का क्रेटोस XQ-58, वल्कीरी F-22 और F-35 जैसे मानव चालित फाइटर जेट्स को एस्कॉर्ट करने के लिए डिजाइन हुआ है। ये सबसोनिक है, मैक 0.85 यानी लगभग 650 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और काफी सस्ता है। इसकी कीमत प्रति यूनिट 3-4 मिलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ विकसित बोइंग MQ-28 गोस्ट बैट नामक लॉयल विंगमैन का भी परीक्षण कर रहा है। ये सेंसर फ्यूजन हथियार ले जाने मानव चालित जेट्स के साथ काम करने के लिए बना है और इसमें किजिल एल्मा जैसी AI व स्टेल्थ विशेषताएं हैं। ये सबसोनिक है और टीम वर्क पर केंद्रित है, न कि स्वतंत्र सुपरसोनिक स्ट्राइक पर। रूस अपने वफादार साथी सुखोई S-70 या कोटनिक B का परीक्षण कर रहा है, जिसे Su-57 फाइटर के साथ इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।
ये 20 टन वर्ग का एक बड़ा फ्लाइंग विंग ड्रोन है जिसकी पेलोड क्षमता 2.8 टन है, जो किजिल एल्मा से कहीं अधिक है। हालांकि ये भी सबसोनिक है और इसका विकास मार्ग तुर्की विमान के बिल्कुल विपरीत दिशा में रहा है। इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें 2024 में एक प्रोटोटाइप का नुकसान शामिल है। चीनी लोगों के पास भी किजिल एल्मा के बराबर एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है और उनका प्रोग्राम पहले से ही चालू है, जो 2025 में तिब्बत के उच्च ऊंचाई वाले ठिकानों पर तैनात हो रहा है। होंगडू GJ-11 या शार्प स्वॉर्ड फ्लाइंग विंग डिजाइन है जिसे स्टिल्ट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, किजिल एल्मा जैसे फाइटर की एरोडायनामिक्स के लिए नहीं, बाकी लॉयल विंगमैन की तरह। ये सबसोनिक है और S-70 जैसा भारी आंतरिक पेलोड लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य चीनी फाइटर जेट्स का विंगमैन बनना है, हालांकि ये अकेले गहरे हमले भी कर सकता है। किजिल एल्मा का असली प्रतिद्वंदी विकासाधीन है, जो मानव रहित विमान विंगमैन नहीं बल्कि फाइटर जेट के रूप में बनाया जा रहा है। भारत का भविष्य मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट या FUFA, इसे सुपरसोनिक एयर डोमिनेंस ड्रोन के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य मैक 1.5 के ज्यादा गति और किजिल एल्मा जैसी एयर टू एयर कॉम्बैट क्षमता है। लेकिन विकास में ये तुर्की प्रतिद्वंदी से पीछे है। असल में ये अभी भी डिजाइन चरण में है। तो फिलहाल किजिल एल्मा दुनिया का पहला और एकमात्र मानव रहित फाइटर जेट है। पायलट निश्चिंत रह सकते हैं कि कई अन्य पेशों के विपरीत AI उनकी नौकरियों को बेकार नहीं करने जा रहा है, कम से कम अभी तो नहीं। किजिल एल्मा की तेज विकास दर को देखकर जल्द ही नए परीक्षण और क्षमताएं सामने आना तय है। हम आपको आगे के घटनाक्रमों की जानकारी देते रहेंगे, इसलिए सबसे पहले उनके बारे में जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही ये वीडियो देखें जिसमें यूक्रेन की रोबोट सेना के बारे में बताया गया है।